हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। कैसे आप लोग? तो आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन है। 2018 का सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो अगर आप वीडियोस देखने के लिए आए हैं, क्वेश्चन रियली में आप ये 2018 का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आए हो सेकेंड शिफ्ट का, तो दिल ना, ये जो दिल देखते हैं ना, ये वाला, ये तो ऐसे ही बना लेते हैं क्योंकि यही आप समझते हो। तो ये इस दिल को ना थाम के रखिएगा, भागिएगा मत, नहीं तो बहुत पछतावा होगा। बिकॉज इसमें जो 2018 वाले, इसको आप जब बनाओगे, ये एक्सरसाइज, ये जो दिया हुआ है आपका सेट, अगर 2018 का सेट बना लिया ना, तो आप यकीन करो कि उस टाइम का स्टूडेंट का पसीना पसीना हो रहा होगा हाल पक्का। जब आप बनाएंगे आपको लगेगा सब। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखेंगे, और जो क्वेश्चन आपसे बनता है नीचे आपका कमेंट करेंगे, और लास्ट में मुझे कमेंट भी करेंगे कि 50 में कितना सवाल बनाया और क्वेश्चन कैसा था, ये भी मुझे कमेंट करिएगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना देर के, बिकॉज काफ़ी टाइम भी लगेगा, है ना। तो 50 सवाल है, कम से कम तो मतलब 30 मिनट से ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। चलो, तो सबसे पहला सवाल है, संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु दर्शाता है। ये जो संख्या रेखा खींचते हैं, तो जो बिंदु दर्शाता है ना, संख्या रेखा खींचते हैं 0 +1 1 2 3, इधर -1 -1 -2 -3, ये क्या हो, कौन सी संख्या होती है, ठीक है। ये इसके बारे में पूछा जाए कि कौन सी संख्या होगा, तो ये होता है आपका एक वास्तविक संख्या। क्या होता है? एक वास्तविक संख्या होता है। क्लियर है? आंसर हमारा ए होगा, ऑप्शन ए, याद रखेंगे। ओके, तो हमारा आंसर क्या हो गया? ए हो गया। तो ए इसका सही आंसर हो गया। सेकेंड सवाल देखें। सेकेंड सवाल बोलता है कि निम्न में कौन दशमलव प्रसार शांत है। शांत होने का नियम तो जानते हैं कि p/2 n × 5 mn, इस तरह से हो, यानी कि 2 5 के रूप में हो। नीचे हर या तो 2 हो या 5 हो या दोनों में से कोई हो, लेकिन इन दोनों के अलावा कुछ ना हो। अब देखिए इसमें क्या, इसमें तोड़ेंगे तो 5 आएगा, लेकिन 2 आएगा, 2 भी, और 7 भी तो यहाँ बच रहा है। अगर 11/700 को तोड़ते हैं तो 11/7 × 100 कर दो तो 7 आ जा रहा। चलो, ये तो होगा नहीं, ठीक है। इसके भी देखो तो 91 है, 91 और बाई 2100, 2100 को तोड़ते हो तो 2100 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 7 गुना, अच्छा 7 21, 21 गुना 100 लिख सकते हैं, और 21 को तोड़िएगा तो 7 21, तो 7 3 तो आ रहा, ये भी नहीं चलेगा। ये देखिए 7/3 है ना, 7/3 का ये कट जाएगा, है ना, ये कट जाएगा। तो जब ये कट जाएगा तो इससे हमको क्लियर पता चल रहा है कि दूसरा का आंसर क्या होगा, हमारा आंसर सी इसका राइट आंसर होगा। कि इनमें से कोई नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट इनमें से कोई नहीं लगा देंगे। तो ध्यान दीजिएगा, आप ये मत सोचिएगा कि सर बोले थे नीचे में 2 और 5 ही होना चाहिए। बिकॉज सही बोला मैंने, 2 और 5 होना चाहिए, या तो 2 या 5 या दोनों हो। लेकिन अगर ऊपर से काटते तो काट सकते थे। देखो इसको काटेंगे तो 13 7 91, तो लेकिन फिर भी बच जाता है। अगर इसको काटते हैं लोग, यहाँ पे 7 गुना 3 करते हैं और यहाँ पे 100 करते हैं, तो 13 7 91 कट गया ऊपर, लेकिन यहाँ पे फिर भी 3 बच जा रहा ना। ये तो 100 आ जाएगा 2 5 में, लेकिन 3 भी तो अरंगा लगा रहा है यहाँ पे आगे। तो ये 2 से 43 जो है यहाँ पे 7 का क्यूब होता है, 7 7 49 करो, फिर 7 से गुना करो, 7 9 7 63 बचा 6, 7 चौका 28, 28 6 34, देखो आ रहा ना। तो हमारा आंसर क्या होगा? सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला सवाल देखो, यहाँ पे बोलता है कि सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16 20 24 से भाज्य हो। तो सर पहले देखो इसमें पूर्ण वर्ग कौन है? ये वर्ग है, ये वर्ग है नहीं, ये वर्ग है, ये वर्ग है ही नहीं। तो वर्ग हमारा ये दिख, एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा। तो एक इसमें तो छोटा यही दो दिख रहा, लेकिन देखते हैं क्या इस 16 से करता है, तो 16 से तो कट जाएगा। 20 से करता है, हाँ 20 से भी कट जाएगा। 24 से नहीं करेगा। जब 24 से आप डिवाइड करोगे ना, तो पॉइंट में कहने का इसका आंसर आ जाएगा। देखो 8 दूना 16, 12 दूना 24, तो ये कटेगा नहीं, आ गया। फिर देखो काटो 400, फिर देखो 600, फिर 3 से आ गया, फिर देखो 200, तो 3 से तो 200/300 तो कटेगा नहीं, है ना। तो मतलब ये भी नहीं होगा। तो अब बचा क्या हमारा? ये होगा। अब भाग करके देख लो, इसको तीनों से भाग करके देखिए, 36 से कट जाएगा। आंसर हमारा क्या होगा? डी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है? अगला सवाल देखो, ये सवाल आपको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे समझना है आपको कि 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक इसके महत्तम समापवर्तक का 14 गुना है। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा, लघुत्तम एलसीएम है और एचसीएफ। ध्यान से समझिएगा, एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है। ध्यान से, कमेंट पे ध्यान मत दीजिएगा। लघुत्तम समापवर्तक इनके महत्तम समापवर्तक का 14 गुना है, मतलब एचसीएफ का 14 गुना कौन है? एलसीएम। तो एचसीएफ को अगर x से मानेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 14x। क्लियर है? क्या बोल रहा, संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम जो है एचसीएफ का 14 गुना है। कौन? एलसीएम, एचसीएफ का बोला ना, महत्तम समापवर्तक का 14 गुना है। मतलब एचसीएफ को अगर x माने तो ये 14x हो जाएगा। फिर बोला कि एलसीएम तथा एचसीएफ का जोड़ दे रहा 600, ठीक है। प्रश्न से क्या दे रहा, मतलब एलसीएम प्लस एचसीएफ
ये जोड़ कितना दे रहा है 600, यानी कि एलसीएम देख लीजिए, तो एलसीएम कितना दिया हुआ 14 एक से दिया हुआ है और एचसीएफ एक से दिया हुआ, मतलब 600। तो जोड़िए कितना हो जाएगा, मतलब हमको अब पहली संख्या दे दिया है और दूसरी संख्या निकालना है। तो पहली संख्या दिया हुआ है, दूसरी संख्या निकालने के लिए एलसीएम एचसीएफ पता रहेगा तभी तो हम निकालेंगे, पूरी तरीके से पता रहेगा तब ना। तो हम देखो 15 एक्स हो जाएगा बराबर 600, तो 15 से काटिएगा तो कट जाएगा, 15 चौक 60 होता है ना, यानी कि एक से बराबर कितना आ गया 40 आ गया। तो जब एक से बराबर 40 आ गया तो यहाँ देखो जब एक से बराबर 40 आ गया तो एक से बराबर कितना आ गया 40 आ गया, मतलब एचसीएफ कितना आ गया, क्योंकि एचसीएफ को एक से माने थे तो 40 के बराबर हो गया, और इसको माने थे 14 एक से, तो 14 गुना 40, तो 14 चौक 56, 560 है ना, एलसीएम 560 एचसीएफ 40। अब बोलता है कि पहली संख्या 280 है, तो दूसरी संख्या तो जानते हैं ना आप, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होता है एलसीएम गुना एचसीएफ, हर कोई जानता है इसको, बच्चा जानता है इसको। चलो हमको निकालना दूसरी संख्या, तो क्या करेंगे एलसीएम गुना एचसीएफ, एलसीएम कितना एलसीएम कितना है 560 आया और एचसीएफ कितना है 40 आया, और पहली संख्या कितना है 280, तो नीचे चलाएगा है ना, देखो 0 0 कट गया, 28 दूना 56, 40 दूना 80, कितना आंसर हमारा हो गया बी। ठीक है, तो इस तरह सवाल आप बनाइएगा। ये देखो ऑब्जेक्टिव सवाल में दिया, लॉन्ग वाला सवाल ऑब्जेक्टिव में दिया हो, 2 नंबर का सवाल आता है लेकिन ऑब्जेक्टिव में दिया हो, एक नंबर आपको मिलेगा। तो मैथ को रटने की मत कोशिश कीजिएगा, ठीक है, ये साइंस सोशल हिंदी उर्दू नहीं है, मैथ को रटना नहीं, मैथ को बनाना है समझ के। अगला सवाल देखो, ये दिया हो यहाँ पे रेकरिंग दिया हो, यहाँ पे पी बटा क्यू के रूप में लिखना है। क्या करेंगे मैं बताया था, पहले जितना कुछ दिया हो ना उसको पहले लिख लीजिए, लिख लिया, उसके बाद फिर माइनस देंगे, और जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं है उसको घटा देंगे। तो किसके ऊपर रेकरिंग नहीं है, तो यही दोनों बचा जो रेकरिंग नहीं है, 23 बटा करेंगे। अब जितना संख्या के ऊपर रेकरिंग है पॉइंट के बाद ही रेकरिंग रहता है, जितना संख्या के ऊपर रेकरिंग है उतना बार 9 देंगे। और फिर बोला था जिस संख्या के ऊपर रेकरिंग नहीं है उतना बार 0, पॉइंट के बाद वाला, तो पॉइंट के बाद वाला तो सारे में रेकरिंग है, पॉइंट के बाद में तो कोई संख्या नहीं बचा जिस पे रेकरिंग नहीं है दोनों में, तो 0 देंगे, इतना ही रहेगा। ठीक है, घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 3 से 3 के 0, 4 से 2 के 2, 3 2 23 20 99 है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो गया ए, इसका राइट आंसर होगा। क्लियर। अगला सवाल देखो, यदि मैं काफ़ी फास्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, यदि दिया हुआ ये वाला 2x² + 6x - 6x शून्यंक अल्फा बीटा हो तो आपको इसमें से देखना है इसमें से क्या होगा। ठीक है, और ऑप्शन देखिए क्या दिया, अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस अल्फा इंटू, मतलब अल्फा प्लस बीटा हमको देखना पड़ेगा। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला का तो -b/a होता है। ठीक है, अल्फा b कितना है 6 है, -6/a कितना है 2 है, 2 काट दीजिए, -3 आ गया। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a, c कितना है -6, a कितना है 2, 2 3 अच्छे लीजिए, यहाँ भी आ गया -3, यानी कि दोनों बराबर हो गया, अल्फा प्लस बीटा भी -3, अल्फा इंटू बीटा भी, तो ये दोनों बराबर है। आंसर हमारा क्या होगा 6 का आंसर, 6 का आंसर हमारा ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल देखो, यहाँ जो तो हल्का सवाल बना लीजिएगा कि रैखिक समीकरण दिया हुआ है x + 2y = 5, 2x + 12y = 10। तो a1/a2 हमको बताने की जरूरत नहीं, बार बार है। a1 कितना हमारा 1 है, a2 कितना है 2 है, b1/b2, b1 कितना है 2 है, ये देखो ये b1 y वाला b1 है, ये हमारा 12 है, 2 6 12, 1/6 आ गया। तो यहीं पे अब आगे c1/c2 निकालने की जरूरत है, यहीं पे देखो बराबर है नहीं बराबर है, यानी कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 का। जब बराबर नहीं होता है तो उसका केवल एक हल होता है, इसका ऐसे ग्राफ बनता है, प्रतिच्छेदी ग्राफ बनता है, और केवल एक हल होता है, यानी कि इसको बोलेंगे केवल एक हल। ठीक है, आंसर क्या होगा हमारा ए हो, इसको अविरोधी बोलते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखो, कौन बहुपद नहीं है, अभी तो हल्का हल्का मिठाई खिला रहा है आपको, हल्का आगे जाके पूरा निकालेगा, पसीना छुड़ाएगा। कौन बहुपद नहीं है, तो बहुपद पहचानने का मैं अच्छा ये जो देख रहे हैं ना, ये गलती से लिखा गया, इतना दूर ये बहुपद नहीं है, इतना दूर और रूट नहीं है। ठीक है, रूट सिर्फ 3 पे है, मैं इसको सुधारता हूँ। ओके, अब देखिए ये समझिए, ये √3x है, मतलब x से रूट के बाहर है। ठीक है, जब ऐसे रहे ना तो समझ, जैसे कि अगर ऐसे दिया √5 तो समझ रूट के लिए है, 5 के लिए है, x के लिए नहीं है। अब बोला जा रहा है कि कौन बहुपद नहीं है, तो रूट में जो x से जो रूट के अंदर में रहता है, जिसका रूट नहीं निकलता वो बहुपद में नहीं होगा, और जो x से बटा में हो वो बहुपद नहीं होगा। तो यहाँ पे बटा में तो यही दिख रहा है ना, और इसको हल करेंगे तो उतना ही आएगा, मतलब कुछ तो होगा नहीं, आंसर हमारा सी होगा। ठीक है, अगला सवाल देखो, ये देखो सवाल दिया, बहुत अच्छा वाला सवाल दिया, 3x से 0.3x से -0.37 बराबर 0.37 x से -0.3, तो x का वैल्यू निकालना। क्या करेंगे, ये x को एक तरफ लाइए और इसको इधर ले जाइए, यानी कि चर एक तरफ अचर एक तरफ, तो 0.3x है
ये वाला को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा 0.37x बराबर, ये माइनस 0.3 है, ठीक है। और इसको उधर ले जाएंगे दादी घर तो माइनस जाकर क्या बनेगा, प्लस बनेगा 0.37। अब क्या करेंगे, इसको घटा दीजिए, घटाइएगा ना 0.37 में किसको घटाइए, 0.3 घटाइएगा, क्योंकि छोटा जो छोटा वही नहीं घटाइएगा। तो ये हो गया देखो 0.07 आ गया, क्यों, क्योंकि बड़ा इसलिए माइनस लेके इसको घटाइएगा ना, तो इसको देखो यहाँ पे ये -3 है, 3 हमारा माइनस 0.03 माइनस में, इसको घटाएगा तो प्लस में आएगा। यहाँ पे बड़ा वाला माइनस था तो माइनस में आया, घटाए प्लस, बड़ा से घटाएंगे प्लस तो प्लस ही आएगा, 0.07 आएगा। तो ये दोनों कट गया तो माइनस एक से बराबर क्या होता है 1, और एक से बराबर इधर माइनस को उधर भेजते हैं तो क्या होगा -1। तो 9 का आंसर इस तरह का होगा, हमारा आंसर ए होगा, ठीक है। क्लियर है, ए का वैल्यू 9 का आंसर हमारा ए होगा। अगला सवाल देखो, ये दिया हुआ है 6x⁴y तथा 12xy का महत्तम समापवर्तक क्या होगा, मतलब एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ मतलब जो कॉमन, ये 6 पर संख्या देखो 6 है, यहाँ 12, 6 12 में कौन सी संख्या जो दोनों काटता है, बड़ी से बड़ी संख्या तो 6 ही तो है जो दोनों काटेगा। चलो 6 निकल गया। x⁴4 है, x⁴1 है, तो एक एक तो कॉमन निकल सकता है ना, दोनों में, इसमें 4 इसमें 1 है, तो बड़ी से बड़ी एक से जो दोनों काटेगा बिल्कुल। और y तो दिख रहा, तो 6xy ना, बताने की जरूरत नहीं, आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है, इसका आंसर डी होगा। अगला सवाल देखो, ये देखो सवाल ना बहुत लॉन्ग बनेगा, अगर इसको आप बनाओगे क्या बोलते हैं जी, इसको आप बनाओगे ना लुप्तीकरण विधि से बहुत काफ़ी गुना भाग करना पड़ेगा। इसको शॉर्ट में बताता हूँ, ये जो ऑप्शन दिख रहा है ना, ये x है y है, x है y है, x y, अब पता नहीं कौन सा हमारा है, तो हम ऑप्शन को पुट करके देखते हैं। आपको ज़्यादा टाइम गुना भाग करने की जरूरत पड़ेगा, ऑप्शन पुट करते हैं। तो 1 पहले पुट करते हैं, 173 गुना 3, ठीक है, x यहाँ पे 3 रखते हैं, प्लस 197 गुना -2। अब इसको हल कर देखते हैं, 149 आना चाहिए, तो 3 तिया 9, 7 21 के बाकी 2, 3 दूना 3 एकम 3 1 2 5, अब प्लस माइनस माइनस ये है ना, ये प्लस माइनस गुना है, ये माइनस 7 दूना 14 4 बचा 1, 9 दूना 18 19 बाकी 1 1 2 एकम 2 1 3, देखिए घटाइएगा आएगा, 9 में से 4 गया 5 आ गया, तो 149 है ना, तो आएगा नहीं। चलिए गया काम से, ये नहीं बनेगा, मतलब ये नहीं होगा, ये देखते रख के, तो दोनों पे आएगा, पहले एक ठो पे चेक करेंगे तो एक का वैल्यू आ गया 49, तो दूसरा भी आएगा, ठीक है। चलो तो 173 को 2 से करते हैं, अब प्लस 197 को 1 से करेंगे, तो 3 दूना 6, 7 दूना 14 बाकी 1 2 एकम 2 1 300 तो यहीं पे आ गया, तो कहाँ से आ गया 149, कभी आ सकता है, ठीक है। चलो ये कितना आसान से हो रहा है, ऐसे लंबा लगता है। इसको देखो 173 को करेंगे 1 से, प्लस 197 को करेंगे -2 से, तो 197 2 से गुना कीजिएगा, देखिए चलो ठीक है, तो माइनस में आ जाएगा। अच्छा 173 को प्लस माइनस 7 दूना 14 बचा 1, 9 दूना 18 19 9 बाकी 1 2 एकम 2 3, लो इसको घटाइएगा तो माइनस में आएगा, और यहाँ पे क्या है प्लस में, मतलब कि ये भी नहीं है ना। अब इसको देखते रखें, तो 173 को करेंगे 2 से, प्लस 197 को करेंगे -1 से, तो 3 दूना 6, 7 दूना 14 4 बाकी 1 2 एकम 2 3, और ये प्लस माइनस 7 9 1, घटा दे 16 में से 7 गया 9 से 16, ये तो आ ही जाएगा फिर, है ना, लास्ट में तो यही बचा, तो यही आंसर हमारा होगा, जाहिर से बताएं 9 4 13 1, तो ये जब आया ना तो इस पर भी रखिएगा तो आ जाएगा, ठीक है, आंसर हमारा डी होगा। इस पर भी रखेंगे, एक्स के जगह पे 2 रखेंगे, वाई जगह पे -1 रखिएगा तो आ जाएगा फिर। क्लियर है। अब देखो ये सवाल, ये भी सवाल देखो, द्विघात समीकरण दिया हुआ। अब आपको लग रहा है ये द्विघात समीकरण हम लोग जो बनाए 3 पद में था, यहाँ 4 पद है। एक्चुअली सवाल ये होना चाहिए, देखो ये घेर के होना चाहिए, ये घेर के। अब आपको पता चल गया ए का वैल्यू कितना, हमारा ए का वैल्यू यहाँ पे ए दिया हुआ है, बी का वैल्यू कितना -4a दिया हुआ है, और सी का वैल्यू कितना दिया 2a + 1 पूरा सी दिया हुआ है। ये ए की जगह पे ए, बी की जगह पे -4a, और सी की जगह पे 2a + 1, ये ऐसे घेर के होना चाहिए था, लेकिन स्टूडेंट क्या करे बेचारा, गड़बड़ करेगा ऐसे। तो अब 0 बोला समान है, तो मतलब b² - 4ac = 0, तो b का वैल्यू कितना आया -4a², ठीक है, -4, a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू a है, और c का वैल्यू कितना है 2a + 1, ठीक है, बराबर 0। अब देखो ये करेंगे 4 चौक 16 a² हो जाएगा, माइनस प्लस 4 चौक 16 a²। अब देखो यहाँ पे ये 4a है, तो 4a को 2 से गुना कीजिएगा ना, 4a को 1 से भी गुना कीजिएगा, तो प्लस माइनस 4 दूना 8a², अब प्लस माइनस 4a को 1 से गुना कीजिएगा तो 4a हो जाएगा बराबर 0। अब देखो 16 में से 8a घट जाएगा ना, तो क्या बचेगा 8a² - 4a = 0। अब देखो ध्यान समझिए इसको, 4a निकल जाएगा कॉमन, बिल्कुल हो सकता है, तो 4a निकल जाएगा तो क्या बचेगा 4 दूना 8 2 बचेगा, 2a और 2a बचेगा यहाँ पे तो 4a निकल गया, बताओ 1 = 0।
तो 2a माइनस 1, 4a गुना के इधर जाकर क्या बनेगा, भाग, भाग बनता है 0 होता है, तो 2a बराबर 1 उधर जाकर प्लस बनेगा और a बराबर 1/2। समझ रहे हैं ना इन सभी बात को। तो बेसिक देखो, बेसिक पता रहेगा तब मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको इजी समझ में आएगा। जब बेसिक नहीं समझ में आएगा, बेसिक आपको कमजोर रहेगा, तो मैं सब बता रहा हूँ तो आपको ऊपर से भागेगा। तो मेन यहाँ पे कुछ नहीं, ये सवाल को सिर्फ समझना था, मैं भी कन्फ्यूज हो रहा ये कौन सा सवाल हो गया, तो पता चला अच्छा ये पूरा सी के अंतर्गत आएगा, सी के अंतर्गत। और जब सी के अंतर्गत बैठा है तो देखो आंसर भी आ रहा है, ठीक है। अगला देखो, ये सवाल तो पढ़ा हुआ है कि 64 के वर्गमूल और 64 के घनमूल के भाग देने का मान क्या होगा। अभी मैं जिस टाइम वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस टाइम 12:49 रात हो रहा, रात 12:49। 2 घंटा मुझे लगा इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलाने में, बहुत उल्टा पुल्टा भी सवाल था, बहुत कुछ। तो 16 का 64 का वर्गमूल, 64 का वर्गमूल कितना होता है, ऐसे होता है, और 64 का घनमूल मतलब 64 का घनमूल ऐसे। ये यहाँ पे वर्गमूल के लिए 2, घनमूल के 3। देखो 4 का वर्गमूल क्या पढ़ते हैं हम लोग क्या पढ़ते हैं, 4 का वर्गमूल। यहाँ पे एक्चुअली पता है 2 छुपा हुआ आता है ना, 2 छुपा हुआ आता है। 4 का वर्गमूल मतलब 2 छुपा हुआ है, यहाँ पे 2 लिखा नहीं जाता लेकिन 3 लिखना पड़ेगा। अब होता है 64 का वर्गमूल कितना होता है, 8 होता है, चूँकि ऐसे 18 64, और 64 का घनमूल कितना आएगा, 4 आएगा। जाहिर से बात है ना, 4 तो आएगा ही आएगा, ठीक है। और 4 दूना 8 आ गया आंसर भी, है ना। क्लियर है, 4 16 16 64 8 64, ठीक है। ये देखो ये सवाल मैं बताया हूँ, पिछला सेट में भी था, 2018 का फर्स्ट सेटिंग में भी था कि x पावर 1 प्लस x पावर n प्लस 1 x गुणक x पावर प्लस n सिर्फ है, तभी क्या होगा, ये एक विषम पूर्णांक होगा, ठीक है। आंसर याद रखेंगे, आंसर बी होगा। कुछ सवाल है जो कि आपको परेशान करेगा, इसका आंसर बी होगा। अगला सवाल देखें, ये देखिए, ये सब हल्का हल्का सवाल, बच्चा वाला एकदम LKG वाला सवाल है। आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा बूढ़ा बूढ़ा वाला, है ना। देखो रूट, ये इसको कैसे हम लिख सकते हैं, 10 को मैं लिख सकता हूँ 10 को मैं 2 गुना 5 लिख सकता हूँ, जी बिल्कुल लिख सकते हैं। और 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 5 लिख सकते हैं, जी बिल्कुल। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 गुना 5 गुना 3 गुना 5, याद रखें इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 5 5 मिल के जोड़ा, बाहर निकाल दो। अब बेचारा 2 3 रह गया अंदर, तो 3 दूना 6, 5√6, है ना, बनाए होंगे आप। क्लियर है। अगला सवाल देखो ये भी सवाल फर्स्ट चैप्टर में आया हुआ सवाल है। कैसे बनाते हैं, tan थीटा का वैल्यू रख लो, sin थीटा बाई cos थीटा बराबर 3 से। फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, जो बंदा नहीं देखे ना फर्स्ट सेटिंग वाला देख लीजिएगा। देखो यहाँ sin क्या होगा, यहाँ sin क्या होगा, कर जाएगा, नीचे 1 छुपा हुआ है, तो √3 बाई cos थीटा बराबर कितना है 3, क्रॉस गुना कर दीजिए, तो इसके नीचे 1, तो √3 को 1 से गुना √3 और 3 cos थीटा। अब cos थीटा अगर निकालना होगा तो क्या करेंगे, 3 को इधर भेजेंगे, है ना, तो √3 और 3 गुना जा क्या बनेगा 3, इतना आ गया, ठीक है। इसको आप ऐसे बना सकते हो। अच्छा, इसको काटा पीटी भी करोगे तो कर सकता है। कैसे करें देखो, 3 को मैं लिख सकता हूँ, 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं, √3 गुना √3 बेहतर होगा, है ना। और ये दोनों कटा तो क्या बचा 1/√3। समझ आ रही है मेरी बात को। 3 को हम लिख सकते हैं ना, चूँकि √3 गुना √3 मिलकर 3 बनता है। अब ये देखो, ये है देखो, अब ये cos का वैल्यू आया, तो sin यहाँ पे आ गया, तो sin को cos में चेंज करना पड़ेगा, 1 - cos स्क्वायर थीटा होता है sin, है ना। sin स्क्वायर थीटा 1 - cos स्क्वायर थीटा होता है, और ये cos स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे 1 - 2 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। 1 - 2 cos का वैल्यू कितना, 1/√3 होता है स्क्वायर। तो 50 क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे, हिलना मत आप लोग, ठीक है। इस सवाल बना लो, बहुत कम आएगा आपको। देखो 1 - 2/3 हल कर लो, 3 - 2 1/3, देख रहे ना, एल्सियम बनाना रहता है ना 1/3, आंसर हमारा क्या हो गया, सी हो गया। क्लियर है। तो ऑब्जेक्टिव सवाल देखो ऐसा दिया हुआ जी, मतलब ऑब्जेक्टिव सवाल दिया हुआ है 18 में, मतलब होश उड़ जाएगा उन लोगों का, बच्चा को पता नहीं क्या हुआ होगा, कहाँ में बढ़ गया, इधर चले गया। अब ये सवाल देखो, ये सवाल तो और बड़ा डेंजर टाइप का लगता है। देखिए मैं बताता हूँ इसको कैसे सोल्व करना है। तो यहाँ पे हल करते हैं, ये दिया हुआ इस तरह से, है ना। इसको मैं क्या करता हूँ, इसका थोड़ा से इस सॉल्यूशन है, बन जाएगा इसका भी, है ना। तो देखो इसको मैं क्या करूँगा, इजी है। सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो दिया हुआ है sin स्क्वायर, 7 sin स्क्वायर दिया हुआ है, और +3 cos स्क्वायर दिया हुआ है, और बराबर 4 दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब देखो इसको क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा सा लॉन्ग बन सकता है ना, कह नहीं सकते थोड़ा सा लॉन्ग लेकिन बनेगा। तो चलो इसको हम ऐसे रहने दें, इसको हल करते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, 1 मिनट, इसको मिटा देता पहले, ठीक है। यहाँ पे हम 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस, ये जो cos है ना, cos को sin में चेंज करते हैं,
ठीक है, 3 बाहर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, होता है कि नहीं होता है, होता है ना, बराबर 4। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखो गुना कर लेते हैं, 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 को 1 से गुना करें 3 और 3 को साइन स्क्वायर से करेंगे कितना होगा, 3 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 4। यहाँ पे 7 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे 3 साइन स्क्वायर घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 बराबर 4। आ गया, इतना दूर तो आ गया। ये 3 को उधर भागाइएगा ना, बोलिएगा ना जाओ दादी घर, है ना, तो 4 माइनस 3, अच्छा दादी घर में तो सबको रहता, नानी घर भगाओ सबको, दादी घर में तो सभी को है ना, क्या हो 1 आ गया। तो साइन स्क्वायर भी यहाँ पे आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/4, और स्क्वायर जब उधर भेजिएगा तो क्या बनता है, स्क्वायर बनता है जाके ओवर रूट बनता है, ठीक है, ओवर रूट बनता है। मतलब कि यहाँ पे हो गया है, इसको निकालेंगे तो 1 का तो 1 होगा और 4 का वर्गमूल कितना हो 2, साइन थीटा बराबर 1/2 हो गया। अब देखो हमारे सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा का वैल्यू लाना है, तो साइन आ गया, चूंकि साइन सेक को उल्टेंगे तो 1/sin हो जाएगा, ठीक है, ये समझ रहे हैं, सेक को उल्टेंगे तो 1/sin हो जाएगा, और सॉरी कॉसेक को उल्टेंगे तो 1/sin हो जाएगा, और सेक को उल्टेंगे तो 1/cos हो जाएगा। अब कॉस का वैल्यू भी निकालना पड़ेगा, कॉस का वैल्यू कितना होता है, तो चलो मैं यहीं पे कॉस का वैल्यू निकालता हूँ, ठीक है। तो चूँकि आप जानते हैं कॉस थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का ओवर रूट, ये होता है कि नहीं होता है, बोलो होता है ना, फार्मूला जानते हैं आप, तो बैठा लो 1 माइनस साइन का वैल्यू कितना दिया, 1/2 का स्क्वायर का ओवर रूट कर दिया मैंने, तो 1 माइनस 1/4 हो जाएगा, तो इसका एलसीएम ले लीजिए, 4 माइनस 1, 3/4 का ओवर रूट, तो 3√3 का तो निकलेगा नहीं वर्गमूल, तो रह देते ऐसे ही 3√3 एक मिनट इसको ऐसे रहने देते हैं, ठीक है, √3/4 का ओवर रूट, अब फिर ऐसे रहने देते हैं, फिर हम बना लेंगे। तो चलो अब इसको देखो, अब क्या करते हैं, ये जो दिया हुआ ना सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा का वैल्यू पुट करते हैं, इसलिए सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा का वैल्यू पुट करेंगे, तो सेक को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/cos थीटा, और कॉसेक को क्या लिख सकता हूँ 1/sin थीटा। कॉस का वैल्यू कितना आया आपको पता है, कॉस का वैल्यू √3/4 का ओवर रूट आया, इतने आया ना, ठीक है, और साइन का वैल्यू कितना आया 1/2 आया, ये आ गया। अब इसको क्या करेंगे, अब हमको इसको हल करेंगे तो आसान थोड़ा कुछ करना पड़ेगा, चलो आज कुछ तरीका अपनाना पड़ेगा, यहाँ पे अलग है ये अलग इधर से, तो देखो 1/√3 का तो वर्गमूल नहीं निकलेगा जी, 4 का निकल जाएगा 2, ठीक है, यहाँ पे 1/1/2, तो ये 2 ऊपर चल जाएगा, इधर ऊपर तो गुना, ये बड़ा वाला भाग है, अब भाग को उल्टेंगे तो क्या गुना हो जाता है, तो 2 चला गया ऊपर, तो 2/√3 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, ये 2 पर चल जाएगा तो 2/1 आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यही तो मेरे ख्याल से बोल रहा, ऑप्शन में ये दे रहा क्या, √2/√3 प्लस 2/√3 प्लस 2/1 मतलब वही हो गया 2/√3 प्लस 2, है ना, 17 का आंसर क्या हो गया हमारा बी, यहाँ पे राइट आंसर हो गया। क्लियर है, समझ में आया सवाल को, इजी सवाल है, कुछ है नहीं इसमें, कुछ दम नहीं है, बनाना पड़ेगा। ये देखो क्या है 5 cos थीटा प्लस 3, देखो 22 मिनट हो गया, अभी टाइम लगेगा, ठीक है, इसलिए जाना मत, सवाल सीखना तो बनाओ। cot थीटा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, cot थीटा बराबर 3/5। अब आपको पता है यहाँ पे cot बराबर क्या होता है, ये पढ़े है ना, लाल कक्का में बताया था आपको, ठीक है, लंब आधार कर्ण, लंब आधार लंब, कर्ण कर्ण आधार, तो cot बराबर क्या होता है आपको पता है, b/p होता है ना, cot बराबर b/p होता है। तो h कैसे निकालेंगे, तो h निकालते हैं 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ऐसे तो करते हैं h निकालने के लिए, तो 3 3 9 5 5 25, 25 9 कितना 9 5 9 4 9 4 9 5 13, 9 5 14 4 बाकी 1 34, √34 होता है ना। ओके, ये आ गया हमारा, ये हमारा कर्ण आ गया, मतलब h आ गया, ठीक है। अब इस पर सेट करते हैं, देखो सवाल पे, ये सवाल पे, ठीक है, क्या दिया हुआ है, इसलिए 5 साइन थीटा दिया हुआ है, तो साइन बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, लंब कितना हमारा 5 है ना, ये तो है लंब, ये देखो सामने लंब है, ये 3, और कर्ण कितना है 34 का ओवर रूट, ठीक है, प्लस माइनस है, और ये दिया हमारा यहाँ पे 3 कॉस बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण होता है, मतलब b/k होता है, तब b कितना है 3 है, और k कितना है कर्ण बोले तो √34 है, ये हो गया। अब देखो नीचे वाला भी देख लें 4 साइन बराबर लंब बटा कर्ण तो वही 5/√34 हो गया, 34 है रूट में, माइनस ये प्लस है, सॉरी प्लस है ना, देखो प्लस यहाँ पे है 3 × 3√34, तो पहले तो यहाँ पे एलसीएम वगैरह ले लिया करो, ठीक है, एलसीएम वगैरह लीजिएगा तो ज़्यादा आसान होगा।
तो चलो यहाँ पे कुछ लंबा बनेगा, थोड़ा सा टेंशन मत लीजिए, घबराइए मत, बन जाएगा। यहीं पे पहले बनाते एक लाइन यहाँ पे आ जाएगा। तो क्या करेंगे यहाँ पे 25 एल्सियम ले लीजिए, सब थोड़ा सा करते, ठीक है। देखो रूट 34 एल्सियम ले लेता हूँ मैंने, हो गया एल्सियम। तो 34 कटेगा तो क्या बचेगा, 25 ये 34 कटेगा तो 3 दिया 9, यहाँ भी ले लो 34 एल्सियम। तो 34 भाग कट जाएगा, देखो ये 34 है ना, कट जाएगा तो 5 चौक 20 माइनस 3 दिया 9, तो ये 34 गया काम से, भाग को गुना में पलटेगा तो जाएगा ना। तो 25 में से 9 घटेगा, कितना हो जाएगा 16, और ये 20 में से 9 घटेगा तो 11, 16/11। सॉरी ये जोड़ था ना, ये प्लस था तो प्लस ही देना पड़ेगा हमको, हम माइनस क्यों दे दिए यहाँ पे, ये प्लस है ना, ये प्लस है तो यहाँ भी प्लस होगा, तो 29 हो जाएगा फिर 16/29। तो जो कि ऑप्शन में तो दिख नहीं रहा है ना, ऑप्शन में है ही नहीं, ये इसमें तो ऑप्शन भी नहीं दिया हो, ऑप्शन नहीं दिया मतलब सवाल में ही कुछ ऐसा था दिया हुआ है एग्जाम में। चलो तो फिर मैंने आपके लिए यहाँ पे ऑप्शन कर दिया 16/29, ठीक है, ऑप्शन हमारा बी। कभी कभी क्या होता है ना गाइड में भी, यानी कि जो क्वेश्चन बैंक उसमें क्वेश्चन प्रिंट करने में दिक्कत होता है। तो 16/29, ठीक है, समझ में आ गया। अगला सवाल देखो ये सवाल देखो, ये आपको दिया हुआ है sin x डिग्री बाई sin a, तो दोनों तरफ sin है तो sin काट सकते हैं, तो x डिग्री बराबर a आ गया। अब देखो पाई डिग्री 1 पाई डिग्री बराबर होता है 180 डिग्री, रेडियन होता है 1 पाई, रेडियन बोलते हैं इसको 1, तो 1 रेडियन बराबर कितना होगा 180/पाई होगा। तो यहाँ पे x के बारे में बोल रहा है, यानी कि 1x, यानी कि इसके जगह पे, तो जगह पे पुट कर देंगे 180/पाई, तो फिर हमारा a का वैल्यू कितना 180/पाई, 180/पाई, आंसर क्या होगा 19 का आंसर ए होगा राइट आंसर। क्लियर है। अगला सवाल देखो, ये तो जानते हैं इसको बनाने के लिए इजी है, tan 15 है, tan 70 को साथ मिलाइए तो tan 90 माइनस थीटा करते हैं ना। चलो आपको बताना पड़ेगा क्या, tan 15 इंटू tan 70 इंटू tan 75, अच्छा नहीं 15 70 नहीं चलेगा, अच्छा ये उल्टा मैं बोल दिया हूँ, उल्टा चलेगा, ये 75 और 15 चलेगा है ना, तब न होगा 90, tan 15 इंटू tan 75 और tan 20 इंटू tan 70, तो इन दोनों को हल करते हैं। तो किसी एक को चेंज कीजिएगा ना, इसको तो 1 आ जाएगा, इसको भी चेंज कीजिएगा, जानते हैं ना tan 90 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला जानते हैं, तो इसको हल कर लेंगे, ठीक है। अगला सवाल देखो, ये सवाल जानो, सूरज की किरण का झुकाव 45 से बढ़कर 60 डिग्री हो जाता है, तो एक मीनार की छाया 50 मीटर बढ़ जाता है, घट जाता है, यानी कि ये है समझो, ये सवाल ये शायद आया वो उसमें सवाल। सूरज की किरण 45 था, पहले मान लेते 45 था, और घट के कितना हो गया 60, मतलब कि यहाँ पे आ गया होगा है ना, क्योंकि जितना करीब जाएगा कौन उतना ज़्यादा बनेगा, तो 60 हो गया। पहले था 45 डिग्री पे, अब बन रहा 60 डिग्री पे, ठीक है। तो पूरा 50 मीटर घट गया, ये 50 मीटर क्या घट गया, तो मीनार की ऊंचाई निकालिए। अब आप किसी से भी निकालो, मीनार की ऊंचाई को मैंने एच मान लेते हैं, इसको मैंने एक्स मान लिया, ठीक है। तो आप क्या करो यहाँ पे देखो, थोड़ा सा लॉन्ग बन सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन जैसा दिया हुआ है, और बेहतर है कि इस तरह दिया हुआ, आपको गुना वगैरह करना नहीं पड़ेगा, ठीक ज़्यादा √3 का वैल्यू वगैरह का रखना नहीं पड़ेगा। पहले tan 60 बना लो, tan 60 बराबर क्या होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, तो लंब हमारा h है, आधार हमारा x है। tan 60 का वैल्यू कितना होता है tan 60 का वैल्यू जानते हैं √3 होता है h/x, ठीक है। तो हम x से बराबर क्रॉस गुना कर लेंगे, क्रॉस गुना, तो h बराबर कितना हो जाएगा √3x, तो x का वैल्यू निकालिए, h का वैल्यू नहीं मतलब x, क्योंकि अगला जब बनाइएगा 45 में तो x का मान आएगा और हमको h निकालना पड़ेगा, तो x से बराबर क्या होगा h/√3, ठीक है। अब निकालते कितना tan 45 डिग्री, तो tan 45 में क्या होता है लंब बटा आधार, लंब हमारा x है, और आधार देखो पूरा, ये पूरा आधार है, यानी कि 50 + x है, ठीक है। अब ये tan 45 का मान 1 होता है, h/50 + x, क्रॉस गुना कीजिएगा तो h इधर आ जाएगा और उधर 50 + x का वैल्यू अभी मैं बताया था h√3, तो इसको इधर लाइएगा है ना, तो h है ये h/√3 जो है इधर आके क्या बनेगा माइनस बन जाएगा, ये बनेगा 50। अब क्या करेंगे एलसीएम ले लीजिए, चलो एलसीएम ले लिया मैंने, तो √3h - h बराबर 50, ठीक है। और फिर देखो इसको मैं इसको इधर करता हूँ, जगह कम पड़ेगा, चलो इसको मैं देखता हूँ, तो ये h कॉमन हो जाएगा, तो √3 - 1 और इधर तक का हो जाएगा गुना हो जाएगा 50 √3,
आ गया। अब ये एच का वैल्यू क्या हो जाएगा 50√3 बटा √3 - 1। लेकिन ऐसे ऑप्शन नहीं दे रहा ना, तो हम क्या करेंगे, इसका परमेकरण करते हैं। परमेकरण समझ रहे हैं ना। देखो इसको मैं यहाँ पे बनाता हूँ, ठीक है, इधर देखिए, ठीक है। 50√3 और यहाँ पे √3 - 1, परमेकरण करेंगे तो √3 + 1 और √3 + 1 हो जाता है, ठीक है। ये तो आपको पता है। 50 को √3 गुना करेंगे, 50 √3 को √3 गुना करेंगे, तो 50 तो यही है, √3 गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो 50 दिया 150, 150 हो गया प्लस। अब 50 √3 को 1 से गुना करेंगे तो 50√3 ही रहेगा। और ये क्या हो जाएगा, a + b, a - b, a + b क्या होता है, a² - b²। तो √3 का स्क्वायर कीजिए और 1 का स्क्वायर कीजिए, तो √3 का स्क्वायर 3 - 1 कितना हो गया 2। यहाँ पे देखो कितना आ गया, 50 यहाँ पे ले लो कॉमन, ईजी हो जाएगा, है ना। या तो ऐसे रहने दो, 150 आगे है जगह, हाँ जगह है आगे, मैं ही कंजूसी गिर कर रहा था, कहाँ चला गया मेरा 150। यहाँ पे क्या करते हैं, 50 यहाँ पे कॉमन लीजिएगा तो ठीक रहेगा मेरे ख्याल से, नहीं तो रहने देते हैं। 50 कॉमन निकाल लीजिए, ठीक रहेगा। 50 कॉमन निकालते हैं तो 50 तिया 150 प्लस √3 /2 और 2 से काट दीजिए, कितना जाएगा 25। तब 25 3 + √3, देखो 25 3 + √3 है ऑप्शन में, जी दिख रहा ऑप्शन हमारा भी। तो कुछ है ना, आपको बस सिर्फ यहाँ पे हल करना है, हल करने पर जो देरी हल हो जाएगा सवाल बन जाएगा, है ना। हाइट एंड डिस्टेंस पढ़े हैं ना, इजी से हल हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो, अब देखिए सवाल दिया हुआ है कि सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी सीधे खड़े खंभे की छाया उसकी लंबाई की ऊंचाई बराबर है, ठीक है। यानी कि एक सीधा खंभा खड़ा हुआ है और इसका जो छाया बन रहा है, तो ऐसा मतलब कोण निकालना है कि जो खंभे की जो छाया बन रहा है, ये छाया मान लीजिए 1 से बन रहा और लंबाई भी उतनी, जितना लंबा खंभा उतना ही लंबा छाया बन रहा, तो उन्नयन को निकालना है। तो आप तो जान गए, फिर tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1/x, यानी कि लंब बटा आधार, और ये कट के क्या हो जाएगा 1, तो tan थीटा बराबर, ये 1 किसके बराबर होता है, tan 45 डिग्री बराबर होता है। tan कटा, थीटा बराबर कितना गया 45 डिग्री, लेकिन ऑप्शन में 45 है नहीं, ये रेडियन में दे रहा, मतलब ये पता क्या होता है, π/180 ये होता है रेडियन। अब आप इसको इतना एक डिग्री बराबर, इतना 1 डिग्री बराबर, देखो 1 डिग्री बराबर याद कर लो π/180 डिग्री होता है, ठीक है। 1 डिग्री बराबर π/180। अब हमको निकालना है 45 डिग्री, तो 45 डिग्री के लिए क्या करेंगे, गुना कर देंगे, है ना। 45 यहाँ पे क्या करेंगे, गुना करेंगे। आप पढ़े हैं ना शुरू में कि एक फल की कीमत इतना रुपया, तो 10 फल की कीमत का गुना करते हैं, तो 45 चौक कट जाएगा, तो π/4, है ना। तो 22 का आंसर हमारा दिख रहा, ऑप्शन हमारा 22 का क्या हो गया, सी हो गया π/4, ठीक है। क्लियर है। अगला सवाल देखो, बहुत जल्दी हम लोग पहुँच जाएंगे। 6 मीटर खंभे पृथ्वी ऊंचे खंभे पृथ्वी के पर छाया 2√3 मीटर बनता है, तो सूर्य का उन्नयन कोण, फिर बोल रहा है, चलो ये देखो 6 मीटर खंभा है, ठीक है, और छाया कितना बन रहा 2√3, ये नहीं बोल रहा, तो उन्नयन कोण, तो क्या करेंगे, tan थीटा बराबर क्या होगा, लंब बट्टा लंब कितना और आधार कितना है, इतना 3 2 3 6, तो tan थीटा बराबर कितना आ गया 3√3, देखो 3√3 आया। हम 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं √3 गुना √3, क्योंकि √3 को √3 गुना करें तो 3 ही तो आएगा, ये दोनों कटा काम से गया काम से, तो tan थीटा बराबर कितना हो गया √3, और √3 किसके बराबर होता है, tan 60 के बराबर होता है ना, √3 tan 60 के बराबर कटा, तो थीटा बराबर कितना हो गया 60 डिग्री। तो 23 का भी हमारा आंसर पता चल गया, ए हो गया राइट आंसर, ठीक है। इस तरह से बनाते जाएंगे। अगर देखो ये सवाल बनाया हुआ है, और इसमें भी सवाल 2018 में भी सवाल गलती दिया हुआ था, ऐसे ही दिया हुआ था, यहाँ पे कुछ और दिए, लेकिन हम यहाँ पे सुधार दिए। 6 मीटर ऊंचे छाया, 6 मीटर ऊंचे वृक्ष, 6 मीटर ऊंचा वृक्ष का छाया बन रहा, 4 मीटर छाया बन रहा। उसी समय जिस समय इसका छाया बन रहा था, यानी कि जितना टाइम, मतलब 12 बजे मान लो या 4 बजे, जितना भाई मान लो, जितना टाइम सूरज था ने उसी टाइम का बता रहा, उसी समय ये जो कोण बन रहा है इसका, उसी समय एक और मीनार था, एक खंभा था, और खंभा का छाया बन गया कितना 50 मीटर बन गया, और उतने टाइम, तो मतलब ठीठा सेम होगा, टाइम सेम का मतलब जितना, चाहे 8 बजे हो, चाहे 9 बजे, चाहे 10 बजे, चाहे 11 बजे, जो भी टाइम हो, लेकिन ठीठा दोनों पे सेम ही बनेगा। चाहे तो जब सूरज ढलेगा और एक ही साथ है तो कोण भी एक ही साथ बनेगा, चाहे जितना बड़ा छोटा, उससे क्या मतलब है। तो ये भी हमारा मान ले 1 से मान लेते हैं। तो अब इसका tan निकालते क्या होगा, tan थीटा बराबर निकालते क्या होगा, लंब बटा आधार, यानी कि x/50, इसका निकालते तो क्या होगा, tan थीटा बराबर 6/4, है ना, लंब बटा आधार, तो दोनों tan के बराबर आ रहा है, तो ये भी दोनों बराबर हो जाएगा, x/50 बराबर 6/4,
तो यहाँ पे क्रॉस गुना कर लो या काटा पीटी कर लो, ये तो क्रॉस गुना ही कर लो। 4x से बराबर क्या हो जाएगा 6 × 50 और x से बराबर क्या हो जाएगा 6 × 50/4। काटो 3 दूना 6, 2 दूना 4, 25 दूना 50, 25 या 75, है ना। हमारा आंसर क्या होगा डी होगा, इसका आंसर डी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल देखो। अब यहाँ पे सवाल समझिए, यदि दो मीनार की ऊंचाई h1 h2 है कि पदों को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदुओं पर मीनार द्वारा बनाए गए कोण का मान 30 डिग्री और 60 डिग्री है। यानी कि देखो ये दो मीनार है यहाँ पे, ठीक है। और ये जो मीनार जो मिल रहा है, मिलाने पदों को, उनके पदों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर, मतलब बीचों बीच पॉइंट पे बनाया जाए कोण बन रहा, एक कोण बन रहा 30, एक कोण बन रहा 60 डिग्री। तो छोटा बड़ा होगा कोई, है ना, 30 और 60 डिग्री। और बोलता है क्या, अच्छा 60 और 30 है ना, 60 और 30, और तो बोलता है h1 h2 निकालिए। यानी कि ये हमारा h1 होगा। क्यों h1 माने, क्योंकि पहले h1 दिया हुआ और इधर पहले 60 दिया हुआ, ये h2 होगा। तो ये ऊंचाई निकालना, ये हमारा जो कोण बना, ये इधर वाला कोण है, ये 60 डिग्री है, कितना डिग्री 60 डिग्री 30 डिग्री। और ये दोनों बीच में बना, मतलब ये जितना दूरी ये होगा उतना ही दूरी ये होगा। एक से अगर मान लिए तो दोनों एक से दूरी बराबर होगा। तो हम देखो अब इसका भी लंब निकालते हैं, tan, इसका भी tan से निकालते हैं। तो tan 60 डिग्री निकालेंगे तो h1/x हो जाएगा। tan 60 का वैल्यू क्या होता है √3 बराबर h1/x। अब हमको क्या निकालना है, h1 निकालना है ना, h1 निकालना है, क्योंकि हमको अनुपात भी तो बोल रहा हुई। तो h1 कितना हो जाएगा, h1 बराबर हो जाएगा √3x। ठीक है, अब यहाँ पे निकालते हैं tan 45 डिग्री, तो सॉरी 30 है ना, tan 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री देखो यहाँ पे हमको मिटाना पड़ेगा, तो फिर आपको बाउंस कर जाएगा यहाँ पे थोड़ा सा, देखिए। ओके, तो हम लिखते हैं यहाँ पे tan 30 डिग्री। तो इसका क्या होगा लंब h2/x। ठीक है, और यहाँ क्या करेंगे, tan 30 का मान 1/√3 होता है जी, बिल्कुल, h2/x क्रॉस गुना कर लीजिएगा, क्या होगा √3h2/x हो जाएगा। ठीक है, और h2 बाई क्या हो जाएगा x/√3। अब क्या निकालना, अनुपात निकालना, h1/h2, ये नहीं बोल रहा, h1/h2 निकालिए। तो h1 कितना है √3x, और ये कितना है x/√3। तो √3 ऊपर चल जाता है, आपको पता है √3 कहाँ चल जाता है, ऊपर चल जाता है। तो इसको ऊपर भेजा देंगे तो √3x को इधर √3 ऊपर चल जाएगा, ये बचेगा x से। तो ये तो x गया काम से, और √3 गुना करके कितना आएगा 3 आएगा बटा 1, 3:1, 3:1। 25 का आंसर क्या हो जाएगा, तो इस तरह के 25 का आंसर क्या हमारा ए हो जाएगा। समझ में आया सवाल कुछ है नहीं, बस यहाँ पे tan का वैल्यू निकालो, tan 30 का निकालो, ये h1 निकल गया, h2 निकल गया। ठीक है, ये यहाँ इधर अलग है। ठीक है, अब h1/h2 करेंगे तो ये h1 है, अब बाई h2 हमारा ये है ना, इसको बैठाएं, √3 ऊपर चल जाएगा ना, ये जब गुना है, भाग है, भाग को पलटे गुना में, तो नीचे ऊपर चल जाएगा, ऊपर में भेज दो। तो x से गया काम से, √3 को 3:1। क्लियर है, अगला सवाल देखो बोलता है सरल रेखा जो x से बराबर -1 है और y बराबर +1 का निरूपित करती है। मतलब ये देखो ऐसे लाइन खींचते हैं ना, x कितना है -1, तो -1 किधर आएगा, इधर आएगा, है ना। चलो ठीक है, तो इसका लंब कैसे खींचेगा, ऐसे नहीं खींचेगा, है ना, -1 आया तो इसको लंब ऐसे खींचेगा, और y 4 है तो 4 ऊपर जाएगा, +4 तो ऊपर ही जाएगा, तो y जाए तो ऐसे ही खींचे। तो ये एक दूसरे क्या हो रहा है, एक दूसरे क्या हो रहा है, लंब हो रहा है ना, एक दूसरे के लंबवत हो रहा है। याद रखिएगा, आंसर क्या होगा हमारा ए होगा। अगला सवाल देखो, त्रिभुज का, जिस त्रिभुज का तीनों शीर्ष दिया हुआ है उसका परिमिति देखो, ए जी है जी, कुछ नहीं है, देखो आपको पता चलेगा, ये ए है, ये बी है, ये सी है। ए का वैल्यू 0 4 दिया हुआ है, 0 दिया हुआ मतलब समझ लो इजी हो गया। ये कितना दिया हुआ है 3 0। अब हमको परिमिति मतलब तीनों घेरा, ये तीनों घेरा का जोड़। तो अब तीनों घेरा निकालिए, ए बी निकालिए, ए बी की दूरी कैसे निकालेंगे, x1 - x2 का होल स्क्वायर। तो 0 में से 0 हटाइएगा ना, ये हमारा x1 है x2, 0 में से 0 हटाएंगे कुछ नहीं बचेगा, 4 में से 0 हटाएंगे तो 4 में से 0 हटाएंगे, तो 4 को 0 हटाएंगे होल स्क्वायर हो जाएगा, मतलब बात बराबर है ना। तो ए बी बराबर कितना आ गया 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर बोले तो 4 आ गया। ठीक है, बी सी निकालते हैं, तो बी सी निकालिएगा, देखो 3 में से 0 घटेगा, ठीक है, 0 में से 3 घट जाएगा तो होल स्क्वायर प्लस 0 में से 0 घटेगा, कोई फ़ायदा है, कोई फ़ायदा नहीं, लिखो चाहे नहीं लिखो, बात बराबर, ऊपर वाला भी लिखना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। तो 3 का स्क्वायर हो गया, और 3 का स्क्वायर कितना होगा 3 होगा। अब इसको ऐसे निकालो, तो ऐसे कैसे निकालेगा, 0 में से 3 घटाइएगा, चलो घटाते हैं, और 4 में से 0 घटेगा प्लस 4 में से 0 घटेगा, चलो
तो 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, 3 तिया 9 प्लस 4 चौक 16, कितना गया 16 9 25, 25 कितना आएगा 5 आएगा। तो हमारा आ गया 4 प्लस 3 प्लस 5, जोड़ दिए 5 3 4 3 7, 7 5 12 आ गया। ये तो परिमिति, तीनों का जोड़, तीनों का जोड़ ही तो क्या होता है, परिमिति होता है। समझ में आया, तीनों का जोड़ ही परिमिति हो गया। अभी आधा सवाल भी नहीं, अभी आधा सवाल हो गया ना। अच्छा ठीक है, ये दिया हुआ है रेखाखंड झुकाव दिया हुआ है। अब देखो झुकाव, ये सवाल जो दिया हुआ ना, ये थोड़ा हाई लेवल का सवाल दे दिया, पता है ये आपका इंटर लेवल का सवाल दे दिया, ये जो सवाल है दे दिया एग्जाम में। हालांकि इतना टफ सवाल नहीं देना चाहिए। तो आप झुकाव पर है, इसका फार्मूला मैं बताता हूँ। झुकाव का फार्मूला होता है y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, ठीक है, इस पर सेट कीजिएगा। ये झुकाव का फार्मूला है। और झुकाव यहाँ पे लिखते हैं झुकाव, स्लोप बोलते हैं, स्लोप वही हुआ। तो झुकाव कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। x2 कितना, y2 कितना -7 है, y1 कितना दिया हुआ, देखो ये पूरा क्या y1 है, तो k -3, और x2 कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, और x1 कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। चलिए तो देखो ये घट जाएगा, -7 प्लस माइनस के माइनस प्लस 3 है ना, गुणा करें 2 हो जाएगा। ये 3 दूना किधर हो गया, 3 दूना 6 हो गया, और -7, अच्छा ये इसको कर लीजिए ना, -7 में से 3 घटेगा तो -4 माइनस के, ठीक है, -4 को इधर लाइए तो +4 हो जाएगा बराबर माइनस के, तो 10 बराबर माइनस के, तो k बराबर -10। ऑप्शन दे रहा, हाँ ऑप्शन दे रहा तो रहा, k बराबर -10 है ना, ये हो गया आंसर। क्लियर है, k का वैल्यू क्या हो गया 1 हो गया। चलो ये देखो, ये कटान बिंदु बोल रहा हूँ, क्या करेंगे, ये हमारे, ये तो हमारा है x की जगह -2, मतलब x यहाँ पे कहीं ना कहीं x आएगा -2 में, तो इसका कहाँ खींचेगा, अच्छा ठीक मान लेते हैं यहाँ पे खींचा, ठीक है -2, y के कितना +3, तो कहीं पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, तो इसको कैसे मिलाएगा, यहाँ इसका है, ये बिंदु मिलाइएगा ना, इसको ऐसे मिलाइएगा, इसको ऐसे मिलाइएगा, तो x कितना -2 है और y कितना 3 है, तो वही बिंदु जो हमारे x यहाँ पे y3 वही दे रहा, मतलब -2 और 3 ही होगा हमारा। 29 का आंसर क्या होगा, ये होगा। ये देखो 5x से -3y प्लस 10y ये बोल रहा, और फिर बोल रहा क्या कि इन जो तथा अक्षरों के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसको निकालने के लिए देखो ये भी दिया हुआ है आपका, आउट ऑफ सिलेबस दिया हुआ है, ये भी आउट ऑफ सिलेबस सवाल दिया हुआ है। मैं बताता हूँ फिर भी मैं यहाँ पे बताता हूँ कैसे होगा। ये देखो ये जो दिया हुआ ना 5x - 3y प्लस 10 बराबर 0, 5x - 3y बराबर -10, इसको करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जो बराबर है ना, बराबर के बगल में हमको 1 लाना है, बराबर के बाद जो है 1 लाना है, ठीक है। तो 1 लाने के लिए क्या करेंगे, ये जो 10 दे रहा इसे 10 से डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ, 10 से दोनों तरफ क्या करेंगे, भाग करने पर, ठीक है। तो 5/10, 5x/10 हो जाएगा, -3y/10 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कर सकते हैं ऐसा, और यहाँ पे -10/10, तो ये तो कट जाएगा ना हमारा, ये तो कट जाएगा, तो काट दीजिए यहाँ पे। चलिए -10 से डिवाइड करेंगे, सॉरी -10 से डिवाइड करेंगे, -10 से, तब ना यहाँ पे आएगा 1, -10 से तो ये हम डिवाइड करेंगे तो 1 से बटा -2 बच जाएगा, है ना। और ये हमारा क्या बचेगा, माइनस, देखो माइनस प्लस, ठीक है। यहाँ पे डिवाइड होगा नहीं, है ना, तो डिवाइड जब होगा नहीं तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3 है ना, 3 को नीचे भेजते हैं, तो जब 3 को नीचे भेजेगा देखिए क्या होता है, तो 3 को नीचे भेजेगा तो कहाँ आ जाएगा, 10 के बटा में आ जाएगा। आया समझ में, 3 को नीचे हम भेजेंगे 10 के बटा, क्यों, देखो हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस तो प्लस हो गया, तो माइनस बचा नहीं, है ना, 10/√3, देखो ऐसे हो जाएगा, क्योंकि यही 3 तो ऊपर जाके बनता है 3, है ना। ये भाग को जब गुना में पढ़ते तो नीचे जाकर ऊपर बनता, अभी जो मैं पहले बता रहा था कि नीचे और ऊपर जाकर गुना हो गया, तो यही 3 है, तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, और यहाँ पे क्या होता है 1। अब देखो ये एक फार्मूला के फॉर्मेट में आ गया, ठीक है। फार्मूला कैसे क्या होता है, इसलिए यहाँ पे देखते हैं फार्मूला जो होता है, ये जो है ना अक्ष, ये क्या है, x अक्ष पे और y अक्ष पे अक्षरों के बीच बना त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए हमको फार्मूला x/a प्लस y/b बराबर 1 इसके बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे a कितना है, अब देख रहे हैं a की जगह कितना -2 है ना,
और बी की जगह पे कितना है, बी की जगह देख रहे हैं 10/3, 10/3 दिया हुआ है, ठीक है, 10/3 दिया हुआ है बी की जगह पे। अब हम जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला है ना, इसमें हालांकि ऑप्शन नहीं दिया हुआ इसमें। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना हो चाहिए, है ना। जैसे अब देखो ये जो आ गया, देखो ए का वैल्यू कितना है, एक्स, ये एक्स अक्ष कितना है ए है, वाई अक्ष बी। जब देखो ग्राफ देखो, ये ग्राफ, ये हमारा एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। एक्स अक्ष कहीं ना कहीं होगा ए और वाई अक्ष कहीं ना कहीं होगा बी, तो यहाँ पे जाकर पॉइंट मिलेगा, ठीक है। और एक्स अक्ष ए, तो ए कितना दे रहा है -2। तब देखो इसका ग्राफ अब इधर उलट के बन जाएगा, इधर बन जाएगा। इसको मैं मिटाता हूँ पहले, देखो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। एक्स यहाँ पे ये एक्स वाला है, ये वाई वाला है। तो एक्स का मतलब एक्स अक्ष पे ए कितना है -2 है, तो -2 इधर बाएं तरफ बनता है, चलो कहीं पे बनेगा -2। ये पूरा यहाँ से 0 से यहाँ तक दूरी क्या होगा -2 की। अब वाई कितना है 10/3, तो जाहिर सी बात प्लस में है, तो प्लस में कहीं ना कहीं तो बनेगा ना, है ना, कहीं कहीं बनेगा। तो ये दूरी क्या होगी, ये दूरी 10/3 हो गया, ठीक है। अब क्या निकालना, तो हमारे ये देखो ये आधार हो गया, ये ऊंचाई हो गया। आप जानते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल, ये तो त्रिभुज बनेगा 1/2 ये गुना आधार हमारा, यही क्या ऊंचाई। तो आधार हमारा क्या है, ए क्या हो गया आधार हो गया, और बी क्या है ऊंचाई है। तो ए गुना बी, है ना, 1/2 गुना -2 गुना 10/3, 2 गया कम से, है ना, तो -10/3, 10/3 माइनस में, जो कि ऑप्शन तो यहाँ पे दिया ही नहीं, है ना। अच्छा माइनस तो बचेगा नहीं, क्या माइनस क्यों लिख रहे बार बार यार, माइनस कहाँ से होगा, ये -2 है ना। अच्छा हाँ, तो -2 यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। अच्छा क्षेत्रफल माइनस में आता नहीं है ना, क्षेत्रफल माइनस में नहीं आता है, वो 10/3 ही गिना जाएगा, ठीक है। और ऑप्शन में भी नहीं दिया हुआ है, इस सवाल ऑप्शन में भी नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो याद रखिएगा इसका आंसर हो गया ये, ठीक है, 10/3। अगला सवाल देखो, अगला सवाल देखो, ये दिया हुआ है AB = CD, ACE = EC, BD कौन, ये दिया हुआ है। और इसमें कुछ फिगर ही बना हुआ है जी, देखो मैं फिगर बताता हूँ आपको कैसे बनाएंगे फिगर। ये देखो इसका फिगर समझ लीजिएगा ना तो बन जाएगा। ये है आपका इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ से ये बिंदु आया और यहाँ से इधर गया, ये कोण इस कोण के बराबर है और ये कोण जो है इसके बराबर है, ये बोल रहा, ठीक है। और यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे डी है और ये ई है, और ठीक है ये बोल रहा। तो देखो एक रूल होता है जी, एक जब ए बी ए सी है ना बराबर, देखो ना बोल रहा ना, बी डी = सी डी, ये भी बोल रहा। बी डी कौन है, देखो बी डी = सी डी बोल रहा, और ई सी ई = ई ए, सी ई = ए, ये बोल रहा। और यहाँ भी देखो कौन दिया, बी ए डी, है ना, बी ए डी यानी कि ये कोण, और सी ए डी ये कोण, है ना, ये दोनों कोण आपस में क्या हो गया बराबर हो गया। इस तरह कोण बी इधर भी बराबर, इधर से बराबर। तो ये एक फॉर्मूला होता है इस तरह से कि जो ए बी, इधर से देखो, इधर से हम ए बी गए, इसके इधर से कहाँ जाएगा, ई सी जाएगा, ये किसके बराबर होगा, ये किसके बराबर होगा, बी डी बटे डी सी के बराबर होगा, ठीक है। और दूसरा हमारा ये देखो ए बी बटा बी सी, ए बी बटा बी सी, और ये किसके बराबर होगा, ए बाई ई सी, ए बाई ई सी के बराबर हो गया, ठीक है, ठीक है, ए बी बाई इसी बराबर हो गया। अब देखो पहले ही बोल दिया, अब क्या करना है, ये दोनों बराबर हो गया। तो एक तो हमारा अब देखना कि तीनों भुजाएं कि आपस में बराबर है या नहीं है, ठीक है। अब देखिए ए बी किसके बराबर है, ए बी जो है ए सी के बराबर है ना। ए बी जो है मैं क्या लेता हूँ, ए बी जो है ए सी के बराबर है, ए बी बटा ए सी, और फिर ए डी बटा कहाँ चल गया, बी डी बटा डी सी, है ना, बी डी बटा डी सी के बराबर है। तो यहाँ पे देख रहे हैं आपस में मिल रहा है, यहाँ पे ए बी बटा ए सी, ये ए बी बटा ए सी और बी डी बटा डी सी, ये 1 के बराबर होता है, याद रखेंगे। ये भी 1 के बराबर होगा, ठीक है। ये जब 1 के बराबर हो गया तो ए बी बराबर ए सी हो गया, है ना, ए बी ए सी के बराबर हो गया। अब इसको जब बराबर करेंगे, ए बी बटा ए सी बराबर 1 करेंगे, देखो जब ए बी बटा ए सी बराबर 1 करेंगे, इसका मतलब ए बी बराबर क्या हो गया, ए सी हो गया, है ना, ए बी बराबर ए सी हो गया। और फिर यहाँ देखिए इसको अगर करते हैं, यहाँ देखते हैं ए बी बटा बी सी बराबर 1 है,
तो मतलब ए बी बराबर क्या है, बी सी है। तो ए बी ए सी के बराबर हो रहा और ए बी बी सी के बराबर हो रहा, मतलब तीनों भुजाएं आपस में क्या है, बराबर है। तीनों भुजाएं जो है वो आपस में बराबर है। अगला सवाल देखो, ये दिया हुआ है, इसका ही फिगर बना हुआ है। देखो मैं फिगर बताता हूँ, फिगर में बनाया ना हूँ, यहाँ पे मैं बना के बता देता हूँ आपको। ये दिया हुआ है ए बी सी दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे दिया हुआ है ये सब सारा कुछ, पहले मैं लिख देता हूँ। पी है और क्यू है, यहाँ पे ए पी दे रहा 2, देखो लिख रहा भी 2। अब बी पी है, बी पी बी दे रहा 6, और फिर यहाँ पे दे रहा पी क्यू, ये पी क्यू दे रहा 3। तो इसका फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है देखिए, फार्मूला होता है ये दोनों का जोड़, ये देखो ए पी बाई ए बी, ए पी बाई ए बी बराबर पी क्यू बाई बी सी, ऐसे होता है। तो ए बी हमारा 2 है, ये हमारा कितना 6 2 8 हो गया, और ये हमारा 3 है, तो ये हमको पता ही नहीं है। 2 चौक 8, तो बी सी बराबर क्या होगा, 4 तिया 12, यानी कि 32 का जो आंसर हमारा आ गया, क्या हो गया ऑप्शन हमारा 32 का जी। तो 32 का जो आंसर हमारा है ना, सवाल नंबर 32, उसका आंसर हमारा डी हो जाएगा, ठीक है। 32 का आंसर डी होगा, याद रखें। और ऐसे भी सिंपल देखिए, ये हमारा 2 था और ये पूरा कितना का था, पूरा जोड़ेंगे तो 8, तो इसका 4 गुना है। ये 2 होता है तो इसका 4 गुना होता है, और ये 3 है तो इसका भी 4 गुना होगा, 3 चौक 12, ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। चलो, ये ए बी सी डी समरूप त्रिभुज क्षेत्रफल दिया। आपको पता है जब 2 त्रिभुज समरूप होता है, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल होता है बट्टा त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल जो होता है वो उसके संगत भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है, यानी कि ई सी बाई बी सी का स्क्वायर होता है। तो ये दिया हुआ है 9 16, और अच्छा ए बी है ना, तो ए बी के लिए तो बी सी ऊपर हो जाएगा। देखो ऐसे त्रिभुज हैं ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। तो बी सी बाई होगा, इसी सॉरी बी सी बाई, यहाँ पे मिटाता हूँ क्योंकि पहले मैं लिखा हूँ ए बी का लिखा हूँ, तब भुजा भी ए बी वाला होना चाहिए पहले, समझ आ रहा है मेरी बात को। ए बी लिखा ना, ए बी सी का क्षेत्रफल, तो ए बी का क्षेत्रफल बी सी हम भुजा लिखेंगे बी सी बाई, और डी ई एफ का क्षेत्रफल तो ई एफ यहाँ पे लिखेंगे। तो देखो नहीं तो उल्टा हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। फिर बी सी निकालना है, और ई एफ दिया 4.2, ये स्क्वायर ना इधर भेज दीजिए स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 3 और 4 हो जाएगा वर्गमूल, ये बी सी बाई 4.2, काटा पीटी करो, यहाँ पे क्रॉस गुना करो, तो 4 बी सी बराबर 4.2 इंटू कितना हो जाएगा 3, और जब बी सी निकालेंगे तो 4.2 इंटू 3 बाई 4, तो यहाँ पे आपको काट के देखिए, 3 दूना 6 गुना कर दो, 3 दूना 6 4 बार 126, 12.6 बड़ा 4 4 तिया 12, 3 के आसपास आ रहा है, यानी कि आंसर हमारा बी होगा। 4 तिया 12 पॉइंट 3 कम 3 5, इस तरह से आएगा कुछ, ठीक है। आंसर हमारा बी होगा। अगला देखो सवाल, एक सरल रेखा खींचने निर्धारित करने के लिए के बिंदु आवश्यक होता है। मतलब एक सरल रेखा को खींचने के लिए, एक सरल रेखा खींचते हैं तो के बिंदु आवश्यक होता है। बिल्कुल, एक जब रेखा खींचते हैं तो 2 बिंदु होता है, तब जब भी रेखा खिंचाया जाता है तो 2 बिंदु मिल के रेखा खींचता है। एक बिंदु यहाँ पे मानेंगे, आप जानते हैं ना, एक रेखा खंड खींचे तो रेखा खींचते हैं तो 2 बिंदु जरूर रहेगा वहाँ पे, ए और बी, तो इसको अगर पूरा के बिंदु खींचा तो एक के यहाँ पे, एक के यहाँ पे, कितना के हो गया 2 के हो गया है ना, कितना क्या हो गया 2 हो गया, बिल्कुल हमारा आंसर सही हो गया। अगला सवाल देखो 35 नंबर सवाल, 35 में भी आपका फिगर बना हुआ है, मैं बताता हूँ आपको कैसे बनाना है। तो बहुत जल्दी हम लोग 50 कंप्लीट करेंगे। ये दिया हुआ दोनों समरूप समांतर है त्रिभुज, समांतर त्रिभुज नहीं है, ये देखो ए बी सी ये मिला दो, और यहाँ पे डी, ठीक है। अब क्या बोलता है, ए डी 2 है, डी बी 3 है, ए दे 1.6, आई से निकालना, लो कितना हल्का हो गया। तो ये तो जानते हैं ना, ये तो इजी है, ए डी बट्टे डी बी बराबर ए ई बट्टे ए सी, ए डी 2 ये 3 और 1.6 ये कुछ नहीं, एक्स मान लो कुछ और क्या। तो देखो 2x बराबर 1.6 गुना 3, और x बराबर क्या होगा 16 3 48 बाई 2, 2 दूना 4 2 चौका 8, 2.4 दिख रहा आंसर, 2.4 आंसर 35 का क्या हो गया बी हो गया। क्लियर है, आंसर हमारा बी हो गया। अगला सवाल देखो, ये देखो सवाल बड़ा अच्छा सवाल है,
इसको समझिए कि ठीक 4:24 अपराह्न मतलब 4 बजे तो शाम को घंटे की सुई दोपहर के बाद कितने डिग्री कौन घूमेगी। तो पर इसको आप समझना फिगर से। देखो ये हो गया घंटे की सुई। आप मुझे बताओ कितना घंटा सुई कितना बार घूमेगा कि 360 डिग्री कौन बनेगा। अब पहले बोल रहा कि 4:24 हो रहा, तो अगर यहाँ पे 1 है 12 बज रहा है, यहाँ पे 1 बज रहा, यहाँ पे 2 बज रहा है, यहाँ पे 3 बज रहा, तो 4 यहाँ पे बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे 5 बजेगा, यहाँ पे 6 बजेगा। तो घंटे की सुई यहाँ पे 4 पे आ गया, 4:24 यानी कि 4 तो बज गया और 4 से थोड़ा सा आगे बढ़ गया। 4 पहले बजा और 4 से थोड़ा सा आगे मतलब बढ़ गया, अभी 5 नहीं बजा, 4:30 भी नहीं हुआ, कम है, ठीक है। 4:24 तो पहले जानिए कि 4 घंटा पहले गया है। जब भी गिनेंगे तो 4 घंटा शुरू से गिनेंगे, है ना। 4:24 मतलब 1 से गिनेंगे, 0 से गिनेंगे, तो 0 हमारा 12 का 0 माना जाता है। तो देखो घंटे की सुई है, कौन सुई, तो 12 घंटा, घंटे की सुई 12 घंटा घूमेगा तो कितना डिग्री कौन बनेगा। जब 12 घंटा घूम लेगा तब ये 1 राउंड चलेगा नहीं चलेगा, बोलो आप। सुबह रात 12 बजे घूमेगी तो ये दिन एक बार चक्कर लगाया तो दिन 12 बजेगा, मतलब 12 घंटा जब घूम लेगा ना तो घंटे वाले सुई तो 360 डिग्री कौन बनेगा। तो 1 घंटा कितना डिग्री कौन बनाता है, 12 गुना कर दो, भाग कर दो, 12 × 36 30 डिग्री कौन होता है। 1 घंटा में 30 डिग्री कौन बनाता है। तो 1 घंटा यहाँ पे, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, तो 4 बजे तक तो हमारा कितना डिग्री कौन बन गया, 30 × 4 यानी कि 120 डिग्री कौन बन गया। अब हमारा क्या बचा 24 मिनट। तो 1 घंटा में 30 डिग्री, तो आधा घंटा में 30 मिनट में कितना डिग्री बना होगा, है ना। 30 मिनट में कितना बना होगा, तो आप बोलिए 30 मिनट में कम से कम 15 डिग्री बना होगा, बिल्कुल। और यहाँ पे 24 हो रहा, तो अप्रोक्स में माना जाए तो 12 डिग्री के आसपास में आता है, ठीक है। तो जो लीजिए 132 डिग्री, ठीक है। कितने डिग्री कौन घूमेगा, लगभग यही 36 का आंसर हमारा डी हो जाएगा, 132 डिग्री, ठीक है, अप्रोक्स में, ठीक है। अगला सवाल, किसी त्रिभुज के तीनों लंब से मिलान बिंदु को कहते हैं। देखो ये सवाल जो दिया ना पागल टाइप का सवाल है, और ये आपका लेसन का नहीं दिया हुआ है, ये मतलब क्या होता है जनरल तैयारी वाला 18 का सवाल है, तो पसीना छूट गया होगा बच्चे लोग का। और आप लोग अभी तक बना रहे हो तो समझ में आ रहा होगा कि कैसा कैसा सवाल दिया हुआ है। और देखो 1 घंटा भी होने वाला है। चलो तीनों भुजाओं के लंब, इसका एक लंब यहाँ, इस भुजा का लंब, इस भुजा का AC का लंब ये हो गया, और इसका लंब मिलान बिंदु जहाँ पे मिलता है ना, इस बिंदु को बोलते हैं लंब केंद्र। क्या बोलते हैं, लंब केंद्र बोलते हैं, याद रखिए इसको क्या बोलते हैं, लंब केंद्र बोलते हैं। यानी कि लंब का जो मिलान बिंदु उसको बोलते हैं लंब केंद्र। इसको कुछ करने याद करने होते हैं। 2 वृत्त एक दूसरे को बाहर से छूते हैं, 2 वृत्त एक दूसरे को बाहर से छूते हैं, टेढ़ा बना रहा मेरा, ठीक है। दोनों वृत्त की से एक साथ गुजरने वाले स्पर्श रेखा कितना बनेगा, तो एक स्पर्श रेखा तो देखो यहाँ भी बन रहा, एक स्पर्श रेखा तो देखो ऐसे बनेगा, और एक स्पर्श रेखा ऐसे बनेगा। तो कितना स्पर्श हुआ, 3 स्पर्श रेखा हुआ। आंसर हमारा क्या हो गया, सी हो गया। अगला सवाल देखो, PQRS एक समांतर चतुर्भुज पूर्णतया वृत्त से घिरा हुआ, समांतर चतुर्भुज है। अब देखो वृत्त से घिरा हुआ है, समांतर चतुर्भुज में सभी भुजाएं क्या होती है, समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, आपको पता है, ठीक है, दे दिया मैंने, ओके। तो अब यहाँ पे बोल रहा कि ये क्या नहीं हो सकता, देखो समकोण विषमकोण त्रिभुज चतुर्भुज हो सकता है। चतुर्भुज तो पहले बात बन ही गया है। विषमकोण कोण अलग अलग बन सकता है ना, तो हो जाएगा। वर्ग भी बन सकता है, चाहे तो अगर पूरा बराबर से बनाएंगे तो वर्ग बन जाएगा। लंब समलंब चतुर्भुज बन सकता है, अगर इसको हम ऐसे बना दें, है ना, इसको मैं ऐसे बना दूँ, ऐसे ले लूँ, और यहाँ से इसको जीवा कम पे ले लूँ, एक मतलब ज़्यादा में ले लिया, ये एक यहाँ पे ले लूँ, ठीक है, और एक यहाँ पे ले लूँ। अब इसको मैं मिलाऊंगा तो थोड़ा सा ये झुका सा बन सकता है ना, अगर इसको ऐसे करेंगे तो देखो ऐसे, अगर देखो ये हमारा लिया, एक ये लिया, और एक यहाँ पे लिया, तो एक इधर गया, देखो है ना, ये समलंब बन जाएगा अगर मिलाएंगे तो यहाँ पे। तो आयत लेकिन नहीं बन सकता, आयत बनेगा तो उसके लिए लंबाई चाहिए अलग और चौड़ाई चाहिए, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, सी होगा, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखो, अब जो ये 40 नंबर सवाल है ना, ये मैं आपको होमवर्क दूंगा, ठीक है। अब मैं फिगर बनाता हूँ, ये देखो दिया हुआ ऐसे, और ये एक व्यास इधर से, इसको मैं होमवर्क दूंगा, आप लोग इसको बनाना, और नहीं बनेगा तो भी मुझे कमेंट करना, बने या ना बने मुझे कमेंट करना, ठीक, कितना आंसर इसका आता है। और फिर मैं तो बता ही दूंगा, और मैं बताऊंगा जो 5-5 सवाल जो सब्जेक्टिव में पढ़ाता हूँ ना, उसमें मैं इसका डिस्कस कर दूंगा, टेंशन मत लीजिए।
पहले आप ट्राई कीजिए इसको। ये दिया हुआ 40 यहाँ पे, और इधर दिया हुआ 30 डिग्री, ठीक है, और इधर दिया हुआ 50 डिग्री, और ये हमारा है PQRS। तो RPS निकालना, RPS ये वाला कोण निकालना, ये कोण निकालना है, ठीक है। ये कोण कितना डिग्री होगा इसको निकाल के बताइए हमको, ठीक है, बनता कि नहीं बनता। फिर आपको होमवर्क दे, इसको होमवर्क समझ लो, ठीक है, बनाओ। बना या अगर नहीं बनेगा तो भी मुझे कमेंट करना कि नहीं बना सर, जो भी हो, है ना, मैं इसको ऐसे भी सोल्व करके बता ही दूंगा, ठीक है। फिलहाल आप इसको होमवर्क के रूप में लीजिए। 80 सेंटीमीटर त्रिज्या के आधार वृत्त, 80 सेंटीमीटर त्रिज्या के आधार वृत्त 20 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन के क्षेत्रफल तथा सतह पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो आधार वृत्त है ना तेरा यहाँ पे, तो बेलन का ही निकालना है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और उसका वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात। और त्रिज्या कितना दिया, आर यहाँ पे दे दिया 80 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना दिया 20 सेंटीमीटर। तो बेलन का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का निकालना, क्या अनुपात निकालना है। तो कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई 2 पाई आर एच, पाई आर इंटू आर प्लस एच, ये ना होता है, पाई आर इंटू आर प्लस एच होता है, और ये होता है 2 पाई आर एच होता है। तो इसका 2 पाई आर होता है जी, सॉरी 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच होता है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये है। तो अब इसको बैठा लीजिए। पाई का मान तो मैं बैठाने से कोई फायदा नहीं, पाई काट देते हैं। 2 आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, आर का वैल्यू दिया 80, और दोनों में आर सेम भी है, ये भी जानिए, दोनों में आर सेम है। तो यहाँ से हम आर को काट के हटा दें, क्योंकि आर दोनों में सेम ही है, वही है ही है बेलन, तो 2 बच गया। और यहाँ पे आर प्लस एच, तो यहाँ पे नहीं काटेंगे, यहाँ पे 80 प्लस 20, और यहाँ पे अनुपात है ना, तो ये अनुपात देना पड़ेगा हमको, और 2 गुना कितना 20, तो देखो कितना हो गया 100, तो 200 हो जाएगा, गुना करेंगे। और ये क्या मैं दे रहा हूँ, 20 0 0 कटा, 4 25 20, 5 अनुपात 1 आ रहा। तो ऐसा है ना, आप यहाँ पे देख रहे थे 5 अनुपात 4 लिखा होता, मैं 5 अनुपात 1 कर दिया, यही आंसर होगा, क्योंकि रियल में यही है, आंसर यही है। क्या था ना, मतलब जो क्वेश्चन बैंक है उसमें आंसर में मिसप्रिंट है, क्वेश्चन छापने में प्रिंट मिसप्रिंट है, इसलिए आंसर भी कंफ्यूज हो जा रहे हैं। तो खैर आंसर तो हमारा जो सही हकीकत तो हकीकत ही रहेगा ना, झूठ झूठ ही रहता है, सच सच रहता है। बेलन तथा शंकु के आधार वृत्त के त्रिज्या का अनुपात दे दिया, ठीक है। बेलन तथा शंकु, बेलन का भी त्रिज्या और शंकु की त्रिज्या और उसका ऊंचाई दे दिया, तो आयतन का अनुपात निकाल। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, और शंकु का क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो पहले पाई तो खल्लास कर दो यहाँ से। आर कितना है बेलन का, 3 का स्क्वायर, एच कितना है बेलन का 2 है, ऐसे लिखो 2 है इंटू, यहाँ पे 1/3 है, यहाँ पे आर कितना है 4 का स्क्वायर, और एच कितना है 3 है, तो ये 3 3 गया काम से, 3 3 9 9 27, और 4 4 16 है ना, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। अब ये तो कुछ यहाँ पे कर सकते हैं, तो फिर ये गलती मैं कर 3 3 9 9 2 18 होगा, फिर मैं गलती किया, 3 3 9 9 2 18 होगा, और ये हो गया 2 4 4 16, तो मेरे से भी गलती हो जा रहा है, खैर है, ठीक है ना। तो फिलहाल आंसर हमारा है, कोशिश कीजिएगा इसको, और काफ़ी रात हो गई है, कम से कम 2 बजने वाली है। इसको मैं पढ़ा रहा हूँ जिस टाइम। ये दे घन का आयतन दिया हुआ है और इसका पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, कैसे निकालेंगे चलो। तो आज चाहे जो हो जाए हम इसको तो बना के छोड़ेंगे, अब तो करीब है 700 वाला। घन का आयतन दिया हुआ है, तो घन का आयतन के मतलब समझ रहे हैं ना। तो घन का आयतन हम क्या करेंगे, घन का आयतन जानते हैं फॉर्मूला, भुजा का क्यूब बराबर 27 44, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए हम तो पता है कि ए का निकालेंगे तो 27 44, ए का ओवर रूट क्यूब। अब देखना पड़ेगा ये किसका घन है, ये भी हमको देखना पड़ेगा ये घन किसका है। तो ये है मेरे ख्याल से ये जो घन है ये 14 का घन है। कितना घन है 14 का, 14 को आप 3 बार गुना करोगे, 14 को 14 गुना 14 गुना 14, ठीक है, तो 27 44 आ जाएगा। तो ए बराबर आ गया। अब पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना किसका, घन का। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 6 गुना भुजा स्क्वायर, ये होता है ना, 6 गुना 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर कितना है 4 4 16 196 है ना। तो ये हो गया 14 का स्क्वायर हो गया 196, और उसको 6 से गुना कर दीजिए, तो आ जाएगा आपको कितना, इसको गुना कर देंगे तो आ जाएगा 1776 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं दिख रहा है यहाँ पे। किताब वाले भी हद करते हैं यार,
मतलब ऑप्शन ही को झाप देते हैं। मतलब एग्जाम में तो आया हुआ रहता ही है, लेकिन अभी देखें 2-3 सवाल मैंने आपको दिखा दिया ना। मतलब जिसके पास जो क्वेश्चन बैंक लिए होंगे तो क्वेश्चन बैंक सिर्फ क्वेश्चन बैंक देख करके उसका आंसर सर्टिफाइड मत करना। बहुत सारे स्टूडेंट क्वेश्चन बैंक खरीदे होंगे, मुझे पता है, उसमें इतना सारा आंसर गलत दे हुआ, इतना सारा आंसर गलत दे हुआ, मतलब कचाहीन हो गया आंसर गलत का। ठीक है, तो उसका आंसर पे विश्वास मत करना। सभी आंसर गलत नहीं है ना, कुछ गलत। अब कौन सा गलत है क्या पता, लेकिन आप मैथ बनाओ, पता चल जाएगा कौन सा गलत है। ठीक, पढ़ रहे तो पता चलेगा ना। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के शीशे को ठोस वाला गोले को 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने ठोस गोले बनाएंगे। तो जब भी पिघलाना जाए या गोला बनाया जाए तो आपको क्या निकालना है, आयतन निकालना है। असंख्या निकालने बोला कितने ठोस, तो भाग कर देना। तो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला ठोस गोले, तो गोला का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, मान लो बड़ा वाला आर है। ठीक है, और छोटा 4/3 पाई आर क्यूब। छोटा भी गोला 1 सेंटीमीटर वाला गोला बन रहा, यहाँ 8 सेंटीमीटर गोला को पिघला करके 1 सेंटीमीटर गोला बना रहे हैं, कांच वाला है। तो ये तो 4/3 गया काम से, पाई गया काम से। अब बड़ा आर कितना है, 8 गुना 8 है, यहाँ पे 1 गुना 1 है। तो आप क्या करेंगे, 8 8 64 होता है ना जी, और उसको फिर 8 से गुना कर दीजिए, तो 512 आ जाएगा, है ना। ऑप्शन हमारा क्या होगा, बी हो जाएगा। 44 का आंसर तो यहाँ पे क्लियर है, बी है। चलो ये देखो सवाल दिया हुआ है, एक खोखले गोले का आंतरिक तथा बाह्य व्यास दिया हुआ है, खोखले गोले का। ठीक है, आज इसको गला करके 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला व्यास अर्धवृत्ताकार शंकु बनाएंगे। ठीक है, आधार वृत्त 8 सेंटीमीटर व्यास वाले आधार वृत्त, 1 मिनट। ठीक है, आधार वृत्त का शंकु बनाएंगे, मतलब इसको ये जो खोखला गोला है ना, इसको पिघला करके शंकु बनाएंगे। तो आयतन निकालना पड़ेगा। खोखला गोला का आयतन कैसे निकालेंगे, गोला का आयतन कैसे होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो जैसे एक गोला है, उसके अंदर खोखला गोला मतलब अंदर खोल है, तो कुछ ना कुछ तो भरावट होगा ना, तो जो भरा हुआ उसका आयतन निकालिएगा। तो कैसे आयतन निकालेगा, बड़ा एक तो बाहरी वाला जो बाहर से है उसका आयतन, एक तो अंदर है 4/3 पाई आर क्यूब, ये भी आयतन है ना जी। मतलब गोला जो है ये गोला है, तो बाहरी निकालेंगे तो अंदर से निकले, ये पूरा निकल जाएगा, और अंदर से निकालेंगे तो ये अभी बड़का वाला गोला में से अंदर वाला गोला को हटा देंगे, तो ये वाला ठोस जो भाग है, जो भरौट है, ये बनेगा, है ना। तो ही करेंगे हम। और ये क्या दिया, व्यास दिया, तो त्रिज्या 2, इसका त्रिज्या 4। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 4/3 पाई हो गया कॉमन, r² माइनस r²। ठीक है, अभी इसको क्या बना रहे हैं, एक बना रहे हैं शंकु बना रहे हैं। शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई r²h। तो हमको अब क्या निकालेंगे, देखो पाई काट दो यहाँ से, 3 भी कट जाएगा। ठीक, 4 बचा। आर बड़ा आर कितना लिखेंगे, ये 8 दिया हुआ व्यास तो आधा हो जाएगा, छोटा आर 4 दिया हुआ व्यास तो 2 का स्क्वायर, समझ में रहे। और ये आर यहाँ पे दे रहा 8 सेंटीमीटर है, तो 8 का स्क्वायर कर लेते हैं, एच तो निकालना ही है। चलो देखो जी, तो 4 हो गया, 4 चौक 16, 2 दूना 4, ये 8 8 64 कर लो गुना एच, यहीं पे कर लेते हैं। तो 16 में 4 घटेगा तो 12 हो जाएगा, 4 गुना 12, और ये 64 इंटू एच, तो 12 चौक 48 हो जा रहा। 1 मिनट, मैं तो एक चीज़ गलत फिर कर दिया हूँ कि ये आर क्यूब है तो फिर स्क्वायर में क्यों लिख रहा हूँ, 4/3 पाई आर क्यूब होता है ना। ये बड़ा सबसे बड़ी गलती यहाँ पे मेरी से हो रही है, सॉरी जी। ये 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो फिर हम इसको मिटाते हैं, इसीलिए गड़बड़ हो जा रहा, हम भी कन्फ्यूज हो जा रहा है, ऐसे कैसे आ रहा। 4 का स्क्वायर 64 हो जाएगा यहाँ पे, और इस तरह से ये भी यहाँ पे, ये तो ठीक ही लिखा हुआ है, यहाँ पे ये हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे 4 का क्यूब कितना हो जाए, ये क्यूब है जी। ठीक है, तो 4 का क्यूब 64 और 2 का क्यूब 8 हो गया। तो अब घटाइए, 4 गुना ये 64 में से 8 घटेगा ना, तो 14 में से 8 घटेगा 6 और 56 हो जाएगा। ठीक है, अब बराबर 64 गुना एच हो जाएगा। ठीक है, तो अब तो हमारा ये कितना हो, 56 हो गया, और 4 भी इधर आ गया, तो 4 से काट सकते थे, यहाँ पे काट सकते थे, ये जिस कट जाता है यहाँ पे। अच्छा, ये दिया हुआ 8 सेंटीमीटर व्यास दिया हुआ है ना, व्यास दिया हुआ है, तो इसका आधा हमको लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ये भी देखो गलती, 4 यहाँ पे देना पड़ेगा, 4, क्योंकि त्रिज्या तो 4 ही होगा, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा, 4 चौक 16 होगा, 16 यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, 16 लिखेंगे, ये हो जाएगा हमारा कितना 16, तो 4 से कटे 4 चौक 16, तो 56/4 बराबर एच, तो काटो 4 एकम 4 और 4 चौक 16 कितना, 14 चौक 56, हमारा आंसर सी। तो मैं यहाँ पे लिखने में मिस्टेक कर दिया था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये सब व्यास दिया हुआ है, तो त्रिज्या 2, इसका त्रिज्या 2, इसका त्रिज्या 2, इसका त्रिज्या 4, और इसका भी त्रिज्या 4, तो
तो यहाँ पे त्रिज्या में लिखने में मिस्टेक करते थे, यहाँ पे देखो 8 ही में लिख दिया था, व्यास दिया हुआ है, ठीक है। तो 4 कर लीजिएगा, समझ में आ रहा है ना आप लोग को, बात समझ में आ रही है मेरी जी। तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, ये तो हो गया मेरा, सुधार ही दिया मैं। स्क्वायर क्यूब होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, क्यूब। यहाँ पे तो हालांकि फॉर्मूला में ठीक ही लिखा हूँ, यहाँ पे देखो गड़बड़ा दिया हूँ, ठीक है। चलो तो आंसर आ गया, क्लियर है। अब चलो 5 सवाल और बच रहा है, बस दिल थामिए, हो जाएगा। 10 सेंटीमीटर, प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का मध्य निकालें। क्या बोल रहा, 46 का आंसर बोला माध्य निकालें, बोल रहा मध्य नहीं माध्य, ठीक है। माध्य जानते हैं। तो 10 प्राकृतिक संख्या कौन कौन सम है, तो 2 है, 4 है, 8 है, इस तरह से कहाँ 10 तक है। हाँ, तो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या क्या दे रहा, तो 8 10 हो गया, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, कहाँ तक हो जाएगा। माध्य निकाल मतलब योग निकाल, माध्य समझ रहे हैं, जोड़ का जितना उसको भाग करेंगे। चलो ठीक है, देख लेते इसको हम करके, है ना। 12 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 18 हो जाएगा और 20, देखो हुआ 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आइए इसको जोड़ के 10 से करके डिवाइड कीजिएगा। देखिए जोड़िए इसको, सबको जोड़ देंगे, सबको जोड़ देंगे। तो देखो जोड़ो, 8 और 2 कितना हो गया, 10 हो गया। अच्छा 4 10 10 10 20, यहाँ पे देखो जिसको मैं मिला रहा हूँ जोड़, ये देखो 10 10 हो गया 20, ठीक है। फिर यहाँ देखो, अब हम क्या करेंगे, ये देखिए 18 12 कितना होगा, 18 12 30 हो जाएगा, और 14 16 भी 30 हो गया। तो 10 यहाँ पे ये 10 20 और 30, ठीक हो गया। और ये देखो 18 12 30 हो गया, 30 हो गया, और 14 16 30 हो गया, 30 हो गया, और ये अलग से 20 लिखा हुआ बाहर में देखो। तो 30 3 90 110 बटा 10 काटो, कितना आ गया, 11 आंसर आ गया। 46 का आंसर क्या हमारा हो गया, सी हो गया राइट आंसर, ठीक है। अगला सवाल, तोरण खींचने के लिए वर्ग अंतरालों को होना चाहिए। तोरण जब आप बनाते हैं ग्राफ में, तो इसके लिए आंसर हमारा भी अपवर्ज्य होना चाहिए, ठीक है। अगला देखो, ये देखो सवाल, ये सवाल समझने वाले सवाल है कि माध्य को 1 से मान लिया, माध्यिका को y मान लिया, बहुलक को। तो आपको ये फॉर्मूला होता है बहुलक बराबर 3 गुना माध्यिका होता है, समझे। 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य, ये होता है, ये आप याद रखेंगे। तो फिर अब इस सबका वैल्यू पुट कर लेते हैं। ये आपको सवाल आपका रहेगा दिया हुआ, बहुत बार कभी ना बहुलक दिया रहेगा, तो बहुलक निकालने के लिए ऐसा दिया रहेगा और आपको निकालेंगे। कभी कभी जो होता है ना कि 2 पीस दिया हुआ सेम सेम, तो बहुलक कैसे निकालेगा, यही फॉर्मूला पे आपको बैठाना पड़ेगा, ठीक है, यही फॉर्मूला पे। चलो तो बहुलक कितना दिया हुआ, 1 से यहाँ पे जेड दिया ना बहुलक, चलो जेड में, और 3 गुना एक्स माध्य कितना दिया, एक्स 3x हो गया। चलो ये 2 गुना माध्य, ये माध्यिका है ना यार मैं क्या लिखता हूँ, माध्यिका दिया हुआ y दिया हुआ है, और माध्य दिया हुआ हमारा x, ठीक है, x दिया हुआ है। अब हमको देखो इस फॉर्मेट में लाना है, यहाँ पे इस फॉर्मेट में आ रहा है, देखो x माइनस वाई आ रहा है, कोई तो मिल रहा, ये z, इसको 3y लिख लीजिए, इसको 2x लीजिए, ज़्यादा बेहतर होगा। अब देखो ना ये इस फॉर्मेट तो आ ही नहीं रहा, तो क्या करेंगे, दोनों तरफ x घटा लीजिए, ठीक है, दोनों तरफ x घटाते हैं, तो इधर भी x घटा लेंगे और इधर भी x क्या करेंगे, घटा लेंगे। देखो x घटाएँ इधर से, इधर से घटाएँ। अब इधर घटा लिए हैं तो हम इसको सुधार के लिख सकते हैं, जेड माइनस एक्स कर सकते हैं ना। और ये देखो 3y, और ये देखो माइनस 2x और 1x कितना हो गया, 3x हो गया। तो जेड माइनस एक्स, 3 कॉमन लीजिए तो y माइनस एक्स, देखिए दिख रहा होगा आपको, मैंने जेड y माइनस एक्स से दिख रहा, y माइनस एक्स, और x माइनस वाई भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सुधारना पड़ेगा, 3x माइनस 3y, इसको प्लस करना पड़ेगा। चलो तो हम इसको सुधार लेते पहले, ये तो गलती हो गई, ये तो ऑप्शन भी नहीं दिया हुआ है, तो हम आएगा ये मेरा ऑप्शन तो दिया और इस तरह से मिलेगा हमारा, ये तो आ गया जेड माइनस, ये तो समझ आ गया, यहाँ पे ई लाइन समझ आ गया। अब क्या करते हैं, 3x को इधर लाते हैं तो आ गया, और 3y को इधर लाते हैं, बात वही है, मतलब माइनस प्लस बन जा रहा। और देखो ये x से उधर जा क्या बनेगा, प्लस बन जाएगा, और जेड क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। तो यहाँ पे 3x माइनस वाई, एक्स माइनस जेड, मतलब वही बात बोल रहा है, एक्स माइनस वाई खाली हमको लाना था। ये देखो क्योंकि एक्स प्लस में यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी प्लस दिख रहा है, यहाँ भी प्लस दिख रहा है, इसलिए हमको x से दोनों तरफ प्लस ले जाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो ये सवाल, ये तो खैर जानते हैं कि 2 सिक्कों को उछालें, तो 2 सिक्कों को उछालें तो या तो हेड आएगा या तो 2 सिक्कों को एक साथ उछालेंगे। अच्छा 2 सिक्का, तो हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, और टेल हेड, ये तो संभावना है।
दो एक साथ दो सिक्कों को उछालने पर कम से कम एक हेड आने की क्या, कम से कम एक के मतलब अधिक से अधिक जितना आ जाए, तो एक तो आएगा, तो एक यहाँ पे भी तो कम से कम एक बार तो आ रहा है, ज़्यादा ज़्यादा तो बहुत बार आ रहा है, कम से कम एक से कम नहीं होना चाहिए। मतलब देखो इसमें नहीं आ रहा तो ये नहीं चलेगा हमारा, ठीक है, ये आ रहा ये आ रहा, 3 बार आ रहा, और कितना है टोटल 4, 49/3/4, 49 का आंसर, 49 का आंसर क्या हो गया, डी, हमारा आंसर डी हो गया। अब लास्ट सवाल देखो जी, तो आप लोगों ने बहुत देर यहाँ पर साथ दिया। एक थैले में 6 काले गेंद है, ब्लैक गेंद कितना है, ब्लैक गेंद 6 है, 8 उजले गेंद है, मतलब वाइट गेंद कितना है 8 है, टोटल कितना है 8 से 14। एक गेंद निकाला है, तो इस गेंद के उजला होने क्या प्राइस था, तो उजला कितना है 8 गेंद है, और टोटल यहाँ पे 14 है, तो काट दो 4/7, आंसर दिख रहा हमारा बी हो गया। तो इस तरह से आप यहाँ पे 1 घंटा 15 मिनट का टाइम दीजिए, और आपका यहाँ पे पूरा सवाल मैं क्लियर अच्छी तरीके से करा दिया हूँ। बीच बीच में कहीं कहीं मिस्टेक हुआ है मेरे से, उसको मैं सुधार ही दिया हूँ, है ना, टेंशन मत लीजिए, होता है बीच बीच में, तो उसको मैं सुधार दिया हूँ। और बाकी जो मैं एक होमवर्क दिया हूँ उसको जरूर आप बनाइएगा, ठीक है, बाकी मैं आपको बता दूंगा। तो 49 सवाल गिनिए, 49 में कितना आप बनाए हो, कैसा लगा सवाल आपको पढ़ के, कैसा लगा, मतलब दिमाग घुमा कि नहीं घुमा, अच्छा लगा कि नहीं सवाल। हालांकि इसमें आउट ऑफ सिलेबस भी सवाल कुछ दिया हुआ था, ऐसे सवाल नहीं आएगा आपके एग्जाम में। 2019 और 2020 का सेट बनाए ना, नहीं बनाए तो डिस्क्रिप्शन में जाओ या तो प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पे लिखा हुआ मैथ ऑब्जेक्टिव मॉडल सेट, मैथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक लिखा हुआ है। तो 2020 का दोनों सेटिंग का डाल दिया मैं, 2019 का दोनों सेटिंग का डाल दिया, 2018 का डाला, आगे लास्ट है, 2017 का भी आपको मिलेगा, 2016 का भी मिलेगा, 2015, 2013, 2011 सब मिलेगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट दिन इसी सप्ताह जो नेक्स्ट टाइम आपको मिलेगा सुबह सुबह। ओके, वीडियो करो यहाँ पे लास्ट, अच्छी लगी तो लाइक करना। बाय, डेट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन।